स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और जबरदस्त गिरावट के साथ हम शो की शुरुआत कर रहे हैं। अक्रॉस द बोर्ड आपके लिए सेलिंग प्रेशर आते हुए दिख रहा है। बड़ी कमजोरी है 19,500 के नीचे अब आपको निफ्टी आते हुए दिखा है। बैंक निफ्टी भी 45,000 तोड़कर और ज्यादा कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। 800 पॉइंट्स का कट आपको बैंक निफ्टी में आते हुए दिख रहा है। तो भारी भरकम गिरावट अक्रॉस द बाजार अब आपको आती हुई दिख रही है। कोई भी एक ऐसा सेक्टर नहीं है जो होल्ड आउट कर रहा हो। सारे सेक्टर्स में आपको बड़ी परेशानी आती हुई दिख रही है। बैंक्स, मेटल्स, ऑटोज, कैप गुड्स, ऑयल एंड गैस, एनर्जी, रियल एस्टेट, मिड कैप, स्मॉल कैप, सब जगह आपको बड़ी गिरावट आती हुई दिखेगी। विक्स भी आपका 12% उछल कर आ रहा है। रुपया आपका 32 पैसे कमजोर है। तो बाजार में बड़ी बड़ी भारी भरकम वाली गिरावट इस समय आपको आती हुई दिख रही है। अमेरिकी फ्यूचर्स में भी कमजोरी है। 0.5% नीचे अब डाउ फ्यूचर्स आ गए हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स में 1.25% का कट आपको आते हुए दिख रहा है। निफ्टी की बात करें तो यहां पर भी लगभग सारे कंपोनेंट्स नेगेटिव टेरिटरी में। सिर्फ 4 स्टॉक्स होल्ड आउट कर रहे हैं, नेस्ले, डिवीज, एचयूएल, एशियन पेंट्स। बाकी सारे के सारे काउंटर्स आपको भारी भरकम गिरावट दिखेंगे। और हीरो मोटोकॉर्प पर रखे नजर ऑलमोस्ट 4% टूट चुका है ये काउंटर भी। बैंक निफ्टी के 12 के 12 कंपोनेंट्स आपको तगड़ी गिरावट दिखा रहे हैं। पीएनबी टॉप लूजर है इस समय, बट दिग्गज जैसे कि एसबीआई, एक्सिस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, कोटक, यहाँ पर भी आपको बड़ी गिरावट आती हुई दिखेगी। और वायदा कारोबार पर भी नजर रखिए। कुछ ही चुनिंदा स्टॉक्स हैं जो होल्ड आउट कर रहे हैं। 7-8 वायदा कारोबार के स्टॉक्स हैं जो पॉजिटिव टेरिटरी में हैं। बाकी सारे आज नेगेटिव टेरिटरी में आते हुए दिख रहे हैं। तो अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग प्रेशर आया है। जो ये अमेरिका का डाउनग्रेड हुआ है उसकी वजह से परेशानियां बढ़ रही हैं बाजार की। एक सेलिंग ट्रिगर मिल गया है और इंपॉर्टेंट लेवल्स के नीचे और फ्रेश सेलिंग आ रही है। और इंडेक्स के मुकाबले आज मिड कैप, स्मॉल कैप में और तगड़ी गिरावट आपको दिखेगी। निफ्टी मिड कैप 2% नीचे, निफ्टी स्मॉल कैप 2% नीचे इस समय ट्रेड कर रहे हैं। तो गिरावट वाला सेशन तो दिख रहा है। क्या गिरावट यहां पर थमेगी, बाजार संभलेंगे या फिर और वीकनेस आएगी, इस पर करना है पूरी तरह से हमें फोकस। हमारे मेहमान भी जुड़ने के लिए तैयार हैं। अनिल से भी उनकी स्ट्रैटेजी लेनी है, मार्केट का डेटा क्या कह रहा है ये भी जानना है। आइए उससे पहले जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स बाजार के जान लेते हैं और साथ ही जान लेते हैं आज की इंपॉर्टेंट खबरें भी। ट्रिगर्स पहले कुशल से जानते हैं। कुशल बताइए क्या चल रहा है बाजार में। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स में अभी भी नंबर्स आने बाकी हैं जिसमें टाइटन शामिल है, एफएनओ स्पेस से एबी कैपिटल, गुजरात गैस, एचपीसीएल, इंटरग्लोब एविएशन समेत मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर के भी नंबर्स आएंगे। 4 बजे जीएसटी काउंसिल की बैठक भी होगी जिसके अंतर्गत ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो से जुड़े हुए नियमों पर विचार किया जाएगा और इसकी 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। जहाँ तक कल का सवाल है, भारतीय एयरटेल, सन फार्मा, आयशर मोटर्स, अदानी एंटरप्राइजेस ये नंबर्स डिक्लेयर करेंगे अपने। साथ ही एफएनओ स्पेस से कमिंस, डाबर, दीपक नाइट्राइट, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, लुपिन, एमआरएफ और एमजीएल के नंबर्स भी आते हुए दिखेंगे। ब्लू स्टार बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। साथ ही हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ राइट्स इशू पर बोर्ड बैठक होने वाली है। एसबीएसपी फाइनेंस, इसका आईपीओ भी खुलता हुआ दिखेगा। साथ ही एक्स डिविडेंड है। मारुति सुजुकी, यूपीएल, बाटा, कोफोर्ज, रैमको सीमेंट, यूनाइटेड ब्रेवरीज, ग्रैन्यूल्स और एलेम्बिक और बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी भी आने वाली है। साथ ही शुक्रवार निफ्टी से एसबीआई, एमएनएम, ब्रिटानिया अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगी। एफएनओ स्पेस से बीएचईएल, आईडीएफसी, आदित्य बिरला फैशन ये नंबर्स भी आते हुए दिखेंगे। तो इन पर भी आपको नजर रखनी है। तो ये तो रहे आपके लिए ट्रिगर्स। आज खबरें भी जान लेते हैं। अरमान है हमारे साथ। अरमान, कुछ नतीजे आ गए, पहले उनके बारे में बताइए। बिल्कुल, कई सारे नतीजे हैं जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें अंबुजा सीमेंट की तो यहाँ पर मुनाफा लगभग 39% के आसपास गिरकर आता हुआ दिखा है। आय में लगभग आपको 18% के आसपास की तेजी दिखेगी। मार्जिन जो है वो इंप्रूव होकर आते हुए दिखे हैं, 17% से इंप्रूव होकर 20% पर आते हुए दिखे हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर मुनाफा अगर आप देखें 43 करोड़ से बढ़कर 134 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। आय की बात करें, आय भी लगभग 245 करोड़ की आय थी तो लगभग 936 करोड़ की आय आती हुई दिखी है। वहीं अगर स्ट्राइड्स फार्मा की बात करें तो उनका घाटा जो 136 करोड़ का था वो अब कम होकर 7 करोड़ के आसपास आ गया है। आय में भी आपको कटौती दिखेगी, 940 करोड़ से कम होकर 930 करोड़ पर आते हुए दिखे हैं। मार्जिन जो है वो इंप्रूव होकर आए हैं, अच्छे खासे इंप्रूव होकर आए, 6.4% से बढ़कर 18% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और कंपनी की अगर आप बात करें तो वीवी मिड लाइफ के मर्जर को बोर्ड की मंजूरी मिलती हुई दिखी है। सफायर फूड्स यहाँ पर अगर आप बात करें तो आय लगभग 20% बढ़कर आई है। मार्जिन्स यहाँ पर 20.2% से कम होकर 18.5% पर आते हुए दिखे हैं। फर्स्ट सोर्स मुनाफा जो है वहाँ पर लगभग 11% के आसपास की आपको गिरावट दिखेगी। मार्जिन्स जो हैं वो थोड़े से इंप्रूव हुए, 11.6% से इंप्रूव होकर 11.7% पर आए हैं। AIA यहाँ पर इंजीनियरिंग की बात करें तो आय 15% बढ़ी है। मार्जिन्स इनके इंप्रूव होकर आए 23% से इंप्रूव होकर 27.7% पर आते हुए दिखे हैं। प्रिज्म जॉनसन घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी और आय की अगर आप बात करें तो वहाँ पर भी 7% के आसपास की आपको ग्रोथ दिखेगी। और अंत में गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क की बात करें
तो मुनाफे में लगभग 8.5% की ग्रोथ है, आय में भी लगभग 12.5% की ग्रोथ है और मार्जिन जो है वो थोड़े इंप्रूव हो गया है, 25.5% से बढ़कर 25.9% पर आते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए नतीजे। और कौन सी खबरें हैं अरमान? जी, खबरों में सबसे पहले लुपिन पर ध्यान रखें क्योंकि यूएस एफडीए से दवा की अर्जी को मंजूरी मिलती हुई दिखी है और इनकी जो सब्सिडरी है उनको मंजूरी मिलती हुई दिखी है। स्किन से जुड़ी जो बीमारी है उसकी इस दवा का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है। शुगर स्टॉक्स पर ध्यान रखें क्योंकि इसमा का डेटा आया है जिसमें नेट शुगर उत्पादन 3.28 करोड़ टन से घटाकर 3.16 करोड़ टन जो है वो संभव है। वर्लपूल यहाँ पे कंपनी के गुरुग्राम और पौंडीचेरी ऑफिस पे डीआरआई की सर्च, उसी के साथ साथ ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक, यहाँ पर भी रॉयटर्स के हवाले से खबर आती हुई दिखी है कि बीवाईडी पर टैक्स चोरी की जांच जो है वो जारी है। फैसलो डिजिटल यहाँ पर टीवीएस मोटर के साथ इन्होंने करार किया है, 2 व्हीलर आईसीई ईवी फाइनेंसिंग के लिए वो करार करते हुए दिखे हैं। अल्ट्राटेक गुजरात में 1.2 MTPA क्षमता का इन्होंने प्लांट जो है वो शुरू किया है। इंडिगो पर भी ध्यान रखें क्योंकि वेबसाइट मोबाइल ऐप से टिकट बुकिंग पर लगभग 12% छूट हो रही है। आज और कल के लिए जो है स्पेसिफिकली लागू है क्योंकि 4 अगस्त को सभी टिकट बुकिंग पर लगभग 7% के आसपास की छूट मिलेगी और ये एनिवर्सरी ऑफर के तहत जो है टिकट बुकिंग में छूट देते हुए दिखे हैं। और ब्लॉक डील्स की बात करें तो IRFC 94 लाख शेयर्स, कैंपस एक्टिववेयर 41 लाख और कोल इंडिया 23 लाख शेयरों के कई सौदे किए। ओके, तो ये है आपके सारे के सारे खबरें और ट्रिगर्स, बट बाजार पर पूरा एक्शन है और अनिल जी से भी समझना है कि चल क्या रहा है बाजार में और हमें क्या करना है। थोड़े और इंपॉर्टेंट लेवल्स के नीचे आ गए अनिल जी, अब तो 450 के नीचे निफ्टी दिख रहा है, बैंक निफ्टी 44,800 के नीचे आया है और स्टॉक स्पेसिफिक गिरावट भी आज ज़्यादा है, मिड कैप स्मॉल कैप 2% कट है वहाँ पर। सर बिल्कुल चल क्या रहा है? दीप इतनी कमजोरी बनती है 2% के आसपास की कमजोरी का अनुमान हमारा अमेरिका का भी है। अब 2% अगर अमेरिका घटता है तो हमें कितना घटना है ये हमें डिसाइड करना है। और वैसे भी आज सुबह से हम बात ये कर रहे हैं खरीदने की जल्दबाजी और हड़बड़ी बिल्कुल मत करिए, जितना कम कर सकते हैं लाइट कर सकते हैं उतना ही रहिए, तो वो बिल्कुल क्लियर है। कल भी यही व्यू था एक्चुअली, जबकि कल तो ये खबर नहीं थी। FIs की बिकवाली भी है, ग्लोबल सपोर्ट नहीं है और फिर इतनी बड़ी इवेंट रेटिंग डाउनग्रेड अमेरिका की रोज रोज नहीं होती, 2011 के बाद आज हुई है, तो जाहिर सी बात है बड़ी इवेंट है, थोड़ा बहुत तो अमेरिकी बाजार उस पर रिएक्शन देंगे भी। मेरा ये समझना है कि कुछ इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे बाजार जो निकला है, पहला चीज ये कि आज जो भी डे ट्रेडर्स हैं जो ओवरनाइट पोजीशन रखते हैं उनके लिए 19,550 की लेवल है, उससे 100 पॉइंट नीचे संभावना पूरी कि आप उसके नीचे बंद होंगे। ऐसी कोई रिकवरी के आसार अभी दिखते नहीं क्योंकि 350 आपका डाउन नीचे, 200 नैस्डैक नीचे। सो अगर आप 19,550 के नीचे बंद होते तो आपकी ओवरनाइट पोजीशन बिल्कुल जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की पोजीशन है वो आज आप तेजी की कम कर लीजिए। नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, नेक्स्ट बड़ा सपोर्ट कहाँ है? इन्वेस्टर्स के लिए जो बड़ा सपोर्ट बनेगा वो 18,800 से 19,000 का है। उसके बीच में एक सपोर्ट लेवल मैं आपको और देना चाहता हूँ जो इम्पोर्टेंट है और वो है 19,300 का। 22 ट्रेडिंग सेशन से आप 19,300 के ऊपर बंद हो रहे हैं। तो जो पोजिशनल ट्रेडर है 5-7 दिन के लिए पोजीशन रखते हैं उनको 19,300 पर फोकस करना है। उनके लिए 19,300 लक्ष्मण रेखा है, उसके नीचे बंद होते हैं तो आपको दिक्कत होगी। जो डे ट्रेडर है उनके लिए 19,550 जो आज ट्रिगर हो जाएगा। पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनके लिए 19,300, जो लंबे इन्वेस्टर्स के तौर पे हैं उनके लिए 18,800 19,000 की जो रेंज है उस पर फोकस करना है। क्लियर है? बैंक निफ्टी 45,000 के नीचे बंद होने के संकेत अभी तक दिख रहे हैं। मान लें कि अगर आप 45,000 के नीचे बंद होते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म तेजी की पोजीशन, इनफैक्ट 45,400 के नीचे आज बंद होने पे ही आपको BTST टाइप की जो शॉर्ट टर्म पोजीशन है वो कम कर लेनी है। पिछले 12 सेशन से आप 45,000 के ऊपर बंद हो रहे हैं, तो आज 45,000 के नीचे बंद होते तो आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पोजीशन जो भी बैंक्स में, और आपको ध्यान होगा आज सुबह से मैं यही बात कर रहा था कि ज़्यादा प्रॉब्लम बैंक्स में और लेना भी है तो बैंक्स तो बिल्कुल भी नहीं लेना। करेक्ट? बैंक्स NBFC टच मी नॉट है अभी। आप सोचो ना, अगर मैं खुद चोला फाइनेंस पे अगर शॉर्ट कॉल दे सकता हूँ तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो। तो 45,000। अब जो अगला इंपॉर्टेंट लेवल है दीप, जिसके नीचे बंद होने पर थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ेगी, वो 44,600 है। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए 44,600 के नीचे बंद होता है तो ज़्यादा खराब संकेत है। और फाइनली 44,000 जहाँ पर 26 दिन हो गए उसके ऊपर आप बंद हो गए, 26 ट्रेडिंग सेशन। सो आई थिंक लेवल्स पर नजर रखें। मेरी पूरी नज़र है, मैं पूरा वो होमवर्क करके कंप्लीट सारे लेवल्स कितने दिन किस पर हम कहाँ क्लोज हो रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी लेवल आगे नेक्स्ट आएगा मैं आपको तुरंत ऑन एयर बता दूंगा उस वक्त। बट फिलहाल आज क्लोजिंग के लिहाज से अब बचा हुआ समय देखते हैं क्या है क्या नहीं। तो अभी जो लेवल है 19,550 45,000, दो पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो तोड़े, आपको डिसिप्लिन के तौर पर जितनी आप पोजीशन हल्की कर सकते हैं कर लीजिए। ठीक है सर।
और कॉन्टेक्स्ट के लिए हमारी टीम ने रिसर्च भी रखी हुई है बताएं। कि पिछली बार जब डाउनग्रेड हुआ था तो उसके अगले दिन या जिस दिन बाजार रिएक्ट करे थे उस दिन कैसा रिएक्शन आया था, ऑलमोस्ट उसी लाइन में हो रहा है अब कहें तो डिटेल्स भी हम मेरे ख्याल से उस समय अमेरिका 5-5.5% उस दिन घटा था। नो डाउट तब सिचुएशन अलग थी, अब सिचुएशन अलग है। भारतीय बाजार की भी निकाली है, भारत ने क्या किया था, बाकी ग्लोबल मार्केट्स ने भी क्या किया था और उसके बाद क्या हुई थी, तो वो भी हम आपको बता सकते हैं सर थोड़ी देर में। बिल्कुल थोड़ी देर में उस पर पहुंचेंगे, लेकिन एक बार तब तक जरा एक बार मेहमानों के पास चले। मेहमान कौन कौन आए, कौन कौन मार्केट खराब देख के बोल के भी नहीं आए और कौन कौन मार्केट खराब देख कर ही आए हैं, इनका पता भी चलेगा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हिमांशु जी के लिए पहला बिगुल, हिटमैन हिमांशु। जी हिमांशु जी बताएं सर। आफ्टरनून अनिल जी, आफ्टरनून जी। आज ओनली आफ्टरनून, गुड की छुट्टी है अनिल जी आज। हाँ, ये काम अच्छा किया अंग्रेजों ने, खाली आफ्टरनून से काम चलाते हैं, मॉर्निंग से काम चलाते हैं। हमारे तो सुप्रभात बोलना चाहिए, खाली प्रभात बोले तो कोई किसी का आवाज नहीं लगता, प्रभात इधर आ, है ना। अनिल जी गुड आफ्टरनून भी है, मैंने आशु जी को फ्रेम पे देख लिया है। गुड आफ्टरनून आशु। अच्छा, ओहो आशु जी के लिए, लेकिन आशु जी आजकल अभी तेजी में, आशु जी की गुड आफ्टरनून नहीं, आशु जी का भी आफ्टरनून आप जैसा ही है। पहले आप अपना बताएं जी। अनिल जी बिकवाली करनी है वेदांता के फ्यूचर्स में 263 के आसपास के भाव हैं। यहाँ से लेकर एक आध रुपए ऊपर कोई पुलबैक मिलता है, उछाल मिलता है तो वहां पर ऐड करें पोजीशन को। 267, 267.50, 267 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। डाउन साइड में 255 रुपए का पहला टारगेट, 250 रुपए का दूसरा टारगेट। अनिल जी पूरे मेटल्स की तेजी के बावजूद भी वेदांता एक अंडर परफॉर्मर रहा है और आज एक क्लियर कट ब्रेकडाउन डिस्ट्रीब्यूशन से यहाँ पर एक सेल ऑफ देखने को मिला है। मुझे लगता है 250 रुपए तक वेदांता 1 से 2 दिनों में जाने का पोटेंशियल रखता है, तो यहाँ पर बिकवाली करके चलने की सलाह है। ओके, बिकवाली करने की सलाह है आपके लिए यहाँ पर इस वक्त आती हुई वेदांता पर। पहला शॉर्ट कॉल आज का आता हुआ दिख रहा। आइए बढ़ते आगे और एक बार जरा आशु सर भी व्यू लिया जाए मार्केट पर। आशु सर, अगस्त के महीने की शुरुआत थोड़ी धमाकेदार हो गई है लगता है। अब ये बताएं कि मामला 1-2 दिनों का है, लंबा चल रहा है, कैसा लग रहा है आपको और क्या व्यू बन रहा है इस वक्त, ये बताइए। अनिल जी देखिए, कल सुबह ना एक बार जब गैप अप हो रहा था तो बिफोर मार्केट मैंने ट्वीट भी डाला और सारे हमने क्लाइंट से शेयर किया कि गैप अप लेना नहीं है, बेचना है और ऐसे में हमारे को पुट स्प्रेड्स बनाने हैं। और मतलब क्लियर कट था अनिल जी के इंडेक्स नहीं चलेगा, बट स्टॉक्स में इतनी मंदी नहीं लगती थी अनिल जी, टू बी ऑनेस्ट। और एक लगता था एक डिसेंट फॉल आएगा, मतलब इंडेक्स में पर्टिकुलरली, बट ये अनिल जी फॉल डिसेंट नहीं, इनडिसेंट फॉल हो गया है। और दूसरी चीज़ अनिल जी, आज भी जो गैप डाउन खुला था ना उसमें इतनी दिक्कत नहीं दिखती थी कि गैप डाउन खुलेगा उसके बाद थोड़ी सी फॉलोअप सेलिंग भी आ सकती है। लेकिन जो अनिल जी पिछले 2 घंटे में जिस तरह से स्टॉक्स का ये जो गिरावट आई है ना, ये अनिल जी मुझे लगता है कि अगस्त का मंथ, मतलब अभी बहुत जल्दी है कहना, लेकिन ये भारी हो गया अनिल जी। और मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी तो पर्टिकुलरली ये जो अनिल जी 40,000, 45,500 और 40,000 की जो रेंज है, ये अनिल जी अपसाइड बन गया और कैप्ड हो गई। मुझे नहीं लगता कि अब ये टूटेगी, क्योंकि अनिल जी आज जो जैसे हम बात कर रहे थे ना कि कोई मतलब कोई फॉल बड़ा सेकुलर फॉल है, मतलब इस तरह का फॉल अभी रिसेंट टाइम्स हमने देखा नहीं है। और जैसे स्टॉक होता है ना चुन चुन के तोड़ रहे हैं या टूट रहे हैं, टाटा मोटर जैसा स्टॉक, या मतलब ऐसे लगता है कोई खराब न्यूज आने वाली है, ये बाकी स्टॉक्स भी। तो अनिल जी ये जिसको कहते हैं ना गंदा वाला फॉल है ये, तो इस फॉल में तो पहली फुर्सत में अगर निकल जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब यही चीज अनिल जी, यही दस्तक एक ऐसी आती है। देखिए लॉन्ग टर्म की बात अनिल जी बिल्कुल अलग है। जो ट्रेडिंग पोर्टफोलियोज हैं उसमें अनिल जी ये होता है कि जो मैं बार बार कभी कभी इंसिस्ट करता हूं कि जितना मर्जी कॉन्फिडेंस हो, लेकिन उसको रिप्लेस करके पुट कॉल्स में इसलिए ऑप्शंस के थ्रू करता हूं अनिल जी, इसी फॉल के डर से कि ये फॉल कभी ना कभी बीच में आएगा। पहले अनिल जी हर हफ्ते ये फॉल आता था बीच में, जो मैं कई बार कहता था कि एक बार पुट्स वाले को तारे दिखेंगे या पुट्स हाथ में होनी चाहिए, पर अनिल जी वो इंडेक्स का होता था। वो जो पुट सेलर्स हैं जो बहुत कंफर्ट कर ले रहे थे कि मार्केट तेज है, उनकी वजह से होता था। स्टॉक्स में इतनी ज्यादा गिरावट नहीं आती थी। बट अनिल जी जो आज की गिरावट आई है अक्रॉस द बोर्ड, जिस तरह से अच्छे स्टॉक्स चाहे वो ऑटोज हो, सेक्टोरल, सबके सब में गिरावट है अनिल जी, ये साइन तो डेफिनेटली अच्छा नहीं है। तो अनिल जी मुझे लगता है कि जो पहले निकल जाता है वो अच्छा रहता है। कुछ भी अनिल जी देखिए ऐसा कुछ नहीं होता कि मतलब कहीं से भी मार्केट घूमेगा नहीं और हो जाएगा कुछ। ऐसे आपने भी सुबह एक बहुत अच्छी बात की, कुछ मिस नहीं हो जाएगा। तो अनिल जी जो जितनी जल्दी निकल जाएगा, हमारे 3 स्प्रेड चल रहे थे अनिल जी, मैकडॉवेल का, एसबीआई के रिजल्ट आने और एक ग्रैनुअल का। स्प्रेड में अनिल जी रिपेयर हो सकती है, एक 1:1 की जगह 1:2 कर सकते हैं, बट अदर देन स्टॉक्स में अनिल जी मुझे लगता है कि अब ये दिक्कत रहेगी। अपसाइड कैप्ड है, जो मौका मिले बढ़ने से एक बार निकलना चाहिए। अगस्त वुड बिकम ए टफ मंथ। ये आज एक ही दिन की अनिल जी जिस तरह से सेलिंग आई है ना, ये टफ हो गई है। तो चलिए, पूरे महीने का माहौल खराब कर दिया है आज की इस गिरावट ने।
अच्छा, तो पूरा महीने का माहौल खराब कर दिया। अगर पोज ले लेता तो लोग सोचते आशु जी ने कुछ नहीं किया। हाँ। इस बार आशु जी का कंट्रीब्यूशन योगदान नहीं नहीं है। है। हाँ, अपने आप ही इंडिसेंट फॉल हो गया है, हो जाता है। ये तो सारी मार्केट की खूबी और खासियत है कि अनएक्सपेक्टेड। अब 15, 16, 17 दिन अगर अमेरिकी बाजार बढ़े हैं, हमारे मार्केट इतने 4 महीने से मजबूत हो, तो करेक्शन के लिए दीप कल अपनी यही बात करते हैं कि करेक्शन आएगा तो किसी न किसी ऐसे एक्सटर्नल रीजन से आएगा जो आपको हमें पता नहीं, बता के तो नहीं ये आता। किसी को नहीं पता था कि ये आने वाला है, कि अचानक से फिच का रेटिंग घटाने का फैसला आ जाएगा। तो यही खास बात है, ये खूबसूरती है इस मार्केट की, और बदसूरती भी। ओके, आइए सचिन जी तैयार, बिगुल BTS डबल टी। जी सचिन जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर खरीदारी करनी है एंड डीवीज लैब में सुबह से जिस तरीके से डेटा है, जिस तरीके से इसने 3600 को रिस्पेक्ट किया था एंड वहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग की मूव अनलॉक हुई है, तो मुझे लग रहा है अगले कुछ दिनों तक ये थोड़ा सा एक पॉजिटिव मोमेंटम में रहना चाहिए। तो आज की जो प्राइस परफॉर्मेंस है उस बेसिस पे मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पर अच्छा पोटेंशियल है। लगभग एक स्विंग में पोजिशनली 3800 के आसपास का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और ट्रेडिंग के लिहाज से टारगेट आपको लगाना है लगभग अराउंड 3740 के आसपास का, एंड खरीदारी करनी है डीवीज लैब के फ्यूचर्स में। थोड़े से डिक्लाइन अगर आते भी है मार्केट के मोमेंटम के वजह से, तो 3655 तक आप खरीदारी कर सकते हो, एंड नीचे मुझे लग रहा है 3630 ये एक डिपेंडेबल स्टॉप लॉस लेवल होगा। सो यहाँ पर डीवीज लैब में खरीदारी करनी है। तो सचिन जी कह रहे हैं कि अगर अभी भी आपके पास बचे हैं पैसे कुछ और खरीदने के, तो फिर खरीदें डीवीज ही, अगर बचे हैं तो। हाँ। खरीदने के लिए, बेचने के लिए बचे हैं तो सुमित जी का बिगुल है। चलते हैं उनके पास। गेसिंग शॉर्ट कॉल ही आएगा सुमित के सुपर हिट। जी सुमित जी फरमाए, क्या बिकेगा अब? जी बिल्कुल एकदम सही है, बिकेगा ही, और सेल का स्टॉक ही सामने आया है रडार पे। तो अनिल जी, जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है, कपूर के सीरियल की तरह बोला है। सुमित जी कर क्या रहे हो आप? एकदम एकता कपूर के साथ था 3 बार एक थप्पड़ 3 बार जैसे दिखाते ना, एक डायलॉग मारे, बिकेगा बिकेगा बिकेगा। हाँ, पहले इतना बिकवाली का प्रेशर है आपका, एक बार का 3 बार बिक रहा है। बीच में एको आ गया था, अभी सही लग रहा है, मेरे को लग रहा है सही आ रहा होगा। मतलब आपके बोलने से बिकवाली 3 गुना हो रही है, समझ रहे आप? जी एक मिनट, सुमित जी का ऑडियो इतना स्लो कर दो, एक बार बोले वो भी आधे बार नजर आए वैसा। जी सुमित जी। अनिल जी, मार्केट में सेलिंग प्रेशर ही इतना ज्यादा है कि यहाँ से और दबाव देखने को अभी मिल सकता है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ से अभी दबाव और देखने को मिलेगा। तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका अभी भाव चल रहा है 192 रुपए 25 पैसे, 192.25। स्टॉक का नाम है REC के अंदर सेलिंग प्रेशर है, REC के अंदर बिकवाली है। ऊपरी लेवल से आज सुबह से सेलिंग प्रेशर है, लास्ट 2 दिनों का लो ब्रेक हो रहा है। REC के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहाँ से और दबाव आएगा। नीचे के अंदर 185 का पहला लेवल देखने को मिल सकता है, 182 का दूसरा लेवल देखने को मिल सकता है। तो बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा REC के अंदर। ऊपर में जो रेजिस्टेंस है 198 199 का है, तो 198 का स्टॉप लॉस लगा के REC में बिकवाली करें। 182 तक के लेवल नीचे में 2-3 दिनों में देखने को मिल सकते हैं, बिकवाली करें REC। अच्छा, टारगेट भी आजकल बड़े बड़े दे रहे हैं, सीधा 10 रुपए नीचे का। पहले इसका बीच में कोई टारगेट है ही नहीं, यहाँ से 5% नीचे का सुमित जी की तरफ से टारगेट REC में बिकवाली करने की। चलो, तो धड़ाधड़ बिकवाली के सौदे आपके सामने स्क्रीन पर, और क्यों है उसका कारण मैं आपको बता दूं। फिच ने अमेरिका की रेटिंग घटा दी है, जिसका असर पूरी दुनिया भर के बाजारों पर दिख रहा है। लेकिन रेटिंग घटने के बाद अमेरिका के बाजार और दुनिया भर के बाजार कैसे रहते हैं, यह रिसर्च की है हमारी टीम ने तैयार। और दीप, मुझे बताते हुए खुशी भी है कि आज पूरी तरह से जैसे ये फैसला आया उसके बाद हमारी पूरी टीम को मैं बधाई भी देना चाहता हूँ और धन्यवाद भी। बिल्कुल, जिस तरह से पूरी डिटेल रिसर्च निकाली, सारे डेटा निकाले। आज सुबह हम पूरा कंप्लीटली रेडी थे, क्या कुछ हुआ है वो एनालिसिस। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि 800 और 1000 पॉइंट सेंसेक्स घट गया, अब क्या ये क्या। लेकिन आपके सामने सुबह पूरा का पूरा विस्तार से विश्लेषण, थोड़ी देर में हम वो वापस एक बार रखेंगे। वो विश्लेषण थोड़ी देर में हम रखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले तैयार है कुशल बताने के लिए डिटेल्स। कुशल बताइए। बिल्कुल सर, तो इसके पहले यूएस में ये
इनफैक्ट दूसरी बार हो रहा है जब फिच ने यहाँ पर रेटिंग कट की है। 2011 में इसके पहले यूएस के इतिहास में S&P ने ये रेटिंग कट की थी, AAA से AA+ कर दिया था, और ये 5 अगस्त यानी कि शुक्रवार को ये होता हुआ दिखा था। तो इसका जो रिएक्शन है वो आपको 8 अगस्त यानी कि सोमवार को आता हुआ नजर आया था। तो उसमें यूएस के मार्केट्स में डाउ जोन्स आप देखिए तो करीबन 5.5% तक की गिरावट वहां पर उस दिन इस इंडेक्स पे हुई थी। साथ ही नैस्डैक में लगभग 6.9% का आपको गिरावट आता हुआ दिखा था उस दिन। उसके बाद आप देखिए 1 मंथ, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर और 2 ईयर, ये हमने अलग अलग पैरामीटर्स, अलग अलग टाइम फ्रेम्स लिए हैं, जिसके अंतर्गत अगर आप उस समय निवेश कर रहे होते 8 अगस्त 2011 पर, तो उसके बाद से आपको डाउ जोन्स में ऑलमोस्ट 4.5% के गेंस देखने को मिलते, 12.5% 3 मंथ्स के लिहाज से, 6 महीने में 19.2% और 2 साल में तो लगभग 43% के रिटर्न्स आपके बन जाते। यानी कि उधर से लगातार अमेरिकी बाजारों में हमें रिकवरी देखने को मिली। इनफैक्ट नैस्डैक तो 2 ईयर्स के रिटर्न के हिसाब से देखेंगे तो 55% के गेंस पर बैठा था। पर दूसरी तरफ अगर आप इंडियन मार्केट्स को देखें तो वहां पर भी हमने लाइक टू लाइक कंपैरिजन किया है, जिसमें निफ्टी में 1.8% यानी कि आज जो आपको रिएक्शन अभी देखने को मिल रहा है 1.8% जो है 8 अगस्त 2011 को निफ्टी गिरता हुआ दिखा था, और बैंक निफ्टी करीबन 1.2% गिरा था। तो अभी इसका रिएक्शन ऑलमोस्ट ऑन सिमिलर लाइंस अभी आज आपको ये जो रेटिंग डाउनग्रेड फिच की तरफ से होता हुआ दिखा है उसके बाद हमारे भारतीय बाजारों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सिचुएशंस जो है उसके बाद वाले पीरियड्स में निफ्टी के लिहाज से इंप्रूव धीरे धीरे होती गई, पर दूसरी तरफ बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्मेंस ही झेल रहा था। 1 मंथ में 3.1% की गिरावट थी, 3 मंथ्स में 3.7% की गिरावट थी, और अगर आप पूरे 2 साल का टाइम फ्रेम भी लेंगे ना तो वहां पर भी 4% तक की गिरावट ही आपको देखने को मिली थी। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी लगातार, जैसे कि सर सुबह से ही बता रहे हैं कि बैंकों को लेकर अभी आप खरीदारी का रुझान फ्रेश ना बनाए, पर आपको ये भी चीज देखनी है कि ग्लोबल मार्केट्स का आज के दिन क्या हाल हुआ था 8 अगस्त को 2011 में। इसमें शंघाई करीबन 3.8% गिरा था, निकाई लगभग 2.2% गिरते हुए दिखे थे। अभी भी आप देखिए तो 2.3% की निकाई पर गिरावट है। साथ ही जो हैंग सेंग है, हांगकांग का इंडेक्स है, वहां पर भी 2.2% की गिरावट आती हुई दिखी थी, अभी करीबन 2.5% की गिरावट है। साथ साथ आपको जो यूरोपियन इंडाइसेस है वहां पर भारी बिकवाली आई थी, जिसमें जर्मनी का इंडेक्स सबसे ज्यादा करीबन 5% लुढ़कता हुआ दिखा था, और साथ ही कैक जो कि फ्रांस का इंडेक्स है वहां पर भी 4.5% तक का कट आया था। अभी फिलहाल देखेंगे तो दोनों ही इंडेक्सेस में आपको करीबन 1.5 से 2% तक की गिरावट आ रही है। तो लार्जली पूरा बाजार, इनफैक्ट ग्लोबल लेवल्स पर जिस तरह की यहाँ पर रेटिंग कट 2011 में हुई थी उसके बाद सफर करते हुए दिखे थे, आज भी वही उसी टाइप का रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो आप कह रहे हैं कि एक्चुअली ये इंटरेस्टिंग चीज है कुशल आपने कहा है, अमेरिकी बाजार उस दिन ज्यादा गिरते हैं जिस दिन डाउनग्रेड आता है ऑब्वियसली, बट उसके बाद अच्छी रिकवरी दिखाते हैं। हमारे बाजार अनिल जी रिलेटिवली कम गिरते हैं बट रिकवरी उतनी नहीं रहती। इसमें एक बड़ी और चीज है, वो ये कि जो 2011 के डेटा से हम कंपेयर करें, 2011 में पहले मार्केट अच्छे खासे पिट गए थे। तो 2011 में ये सब होने के पहले मरे पड़े हुए थे, है ना, लेकिन इस बार चढ़ के बन हुए। तो इस बार मतलब एकदम वो म्यूचुअल फंड वाले बोलते ना, हिस्टोरिकल रिटर्न में नॉट बी पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर। और जैसे फिल्म में आपको जो बताते, रियल लाइफ स्टोरी में जो फिल्म बनती है उसमें कहा जाता है कि इस फिल्म के सभी पात्र काल्पनिक है। वैसा ही है कि पिछली रिसर्च तो है लेकिन रिसर्च भी सिचुएशन में अप्लाई करनी होती है। रिसर्च वही है, सिचुएशन अलग है। तो मैं इस बार इसलिए आज सुबह भी जब आप बात करें तो मैं यही कह रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा इसलिए एग्रेसिवली आपको ये नहीं कहना चाहता कि क्या है क्या नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार जिन लोगों ने सुबह शो मिस किया हो उनको एक बार हम बताएं कि जो सुबह के हमारे बड़े सवाल भी थे अमेरिकी मार्केट को लेकर ये सब, और वो एक बार फिर से हम लाने की कोशिश भी करेंगे। आइए तब तक अगर किसी के लिए एक बिगुल है तो पहले मैं बिगुल ले लूँ और उसके बाद हम सुमित जी के लिए बिगुल है, सुमित का सुपरहिट। जी सुमित जी बताएं सर। अनिल जी एक सर्कल और रडार पे आया है, स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 96 रुपीज 30 पैसा, 96 रुपए 30 पैसे का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है मदरसन के अंदर सेलिंग प्रेशर है, मदरसन के अंदर ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिल रहा है। एक हफ्ते के लो पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है कि मदरसन में यहां से और दबाव देखने को मिलेगा। स्टॉक का जो ऊपर में रेजिस्टेंस है 99.50 का है, यानी जब तक ये 100 का लेवल टूटेगा नहीं तब तक इसमें फ्रेश बाय बनेगा नहीं। 99 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के इसके अंदर बिकॉली करके चलने का सलाह रहेगा।
मदरसन में जो नीचे में लेवल देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट बनेगा 92 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 90 रुपए का। 2-3 दिनों के लिए मदरसन में यहाँ पे सीएमपी पे बिकवाली करे 99 के स्टॉप लॉस से 92 और 90 के टारगेट्स के लिए। ये है आपके लिए मदरसन सुमी, यहाँ पर भी आपके लिए सेल कॉल आते हुए दिख रहा है। चलिए, ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट कुछ कॉल्स भी आती हुई दिख रही हैं। बट जैसा अनिल जी कह रहे हैं, एक बार जो सुबह हमने बात करी थी, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हमने रेज किए थे कि इस डाउनग्रेड के क्या मायने हो सकते हैं बाजार के लिए, हमारे लिए, इंडियन मार्केट्स के लिए। एक बार फिर से इन सवालों पर अनिल जी चर्चा आपसे करना चाहूँगा। पहले तो यही बताएं सर, आखिरी बार जब हमने ये डाउनग्रेड होते हुए देखा था, उसके बाद थोड़ा रिएक्शन भी आया, वो रिएक्शन तो अब हम कैप्चर कर ही रहे हैं अपने मूवमेंट में, बट मायने क्या रहते हैं इसके, और क्या कुछ वजहें हैं जो बताई हैं, किस हिसाब से इस डाउनग्रेड को समझना, जरा ये थोड़ा समझाएं। तो दीप, जो पहला सवाल आपका कि भाई रेटिंग घटने से क्या दुनिया ब्रेक लगेगा, तेजी पे ब्रेक तो लगेगा। ब्रेक इसलिए लगेगा, दो रीजन है। एक तो ये कि वैसे भी लगता है, और दूसरा इस बार ब्रेक लगने के लिए आपको कोई ऐसा कारण ही चाहिए था जो बाजार को पता ना हो। क्योंकि अमेरिकी बाजार लगातार तेजी दिखा रहे थे। पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से आपको याद हो तो हम एक एनालिसिस कर रहे थे कि ये अमेरिकी बाजार बिना किसी वजह के बढ़ रहे हैं, वो बाजार की स्ट्रेंथ है। 16-17 दिनों से अमेरिकी बाजार एक तरफा तेजी के मूड में। हमारे बाजार अप्रैल से लेकर अब तक कोई ढंग का करेक्शन दिखाया नहीं है। सो 5 ऐसा कम देखने को मिलता है कि 5 महीने लगातार बाजार मजबूत हो। करेक्ट सर, राइट। इतनी चीज एक तरफा चल रही, तो हल्का फुल्का करेक्शन आने के लिए आपको वो ट्रिगर चाहिए जो मार्केट को नहीं पता हो। देखिए, एफआईज की बिकवाली, लोकल फंड्स की खरीदारी, थोड़ा बहुत ग्लोबल ऊपर नीचे, ये सब चीज हमें पता है। तो ये जो आया ना, ये ट्रिगर तेजी पर ब्रेक लगाने के लिए काफी है। अच्छा, हाँ, ये सुबह भी हम बात कर रहे थे, अभी भी ये बात कर रहे हैं। सो 2 चीजें हैं। अमेरिकी बाजारों में 2% तक की गिरावट तो मुझे दिखती है, उससे ज्यादा होगी नहीं होगी, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि वहां की मार्केट में लॉन्ग पोजीशंस कितनी है। अगर वहां भी ओवरबॉट है तो शायद उतना, इस डाउनग्रेड की वजह से 2% के आसपास की गिरावट बनती है, इसलिए वो वहां पर आग पे हुआ है। हम तो मेरा पॉइंट सिंपल है कि तेजी पर ब्रेक जरूर लगाए, एक बार के लिए आप रुकेंगे, थोड़ा करेक्शन होगा, वो एकदम साफ है, चाहे वो अमेरिका के बाजार हो चाहे दुनिया भर के बाकी बाजार हो। ये एक बार तेजी पे ब्रेक लगेगा, ठीक है सर। ये समझाइए, रेटिंग घटने के बाद चाल कैसी रहती है अमेरिकी बाजारों की? देखो, रेटिंग घटने का एक्सपीरियंस एक ही बार का है, 2011 का। 2011 में S&P ने रेटिंग घटाई थी, उस दिन 5.5% अमेरिकी बाजार गए थे। ठीक है, उसके बाद अगर आप हफ्ते भर में देखें तो बाजार पॉजिटिव हो गए। जो 5.5%, जिस दिन रेटिंग घटी उस दिन 5.5% घटे, हफ्ते भर में पॉजिटिव हो गए, महीने में पॉजिटिव, 3 महीने में पॉजिटिव, 6 महीने में पॉजिटिव, साल भर में 22% का रिटर्न आया अमेरिका में, और 2 साल में 45% का रिटर्न आया है। ये अमेरिका के रिटर्न है। लेकिन कब वो तब हुआ था जब बाजार एकदम हल्के और नेगेटिव थे, क्योंकि इसके जस्ट पहले जब ये हुआ दीप, उसके जस्ट पहले अमेरिका के बाजार अच्छे खासे खराब होकर गए थे। यानी कि मैं आपको बताऊं, मेरे पास डेटा है जी। पिछली बार जब रेटिंग डाउनग्रेड S&P ने किया, उसके 1 महीने पहले अमेरिकी की डाउ 15% घटा था। ठीक है, 3 महीने पहले 15% घटा हुआ, 6 महीने पहले 12% घटा हुआ, तो घट कर गए हैं। अभी 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने पहले अगर आप देखें तो अमेरिकी बाजार अच्छी खासी तेजी के साथ गए हैं। करेक्ट। अगर आप देखें तो हम तेजी से 12-13% ऊपर ही है, तो आप नीचे नहीं है। यस सर, करेक्ट, कि आप बढ़ जाए। तो इसलिए अब इस बिल्कुल 2011 में जो हुआ वही अगर हम सोचे कि अभी हो जाएगा, गलत है। तो इस बार मार्केट हैवी है, पॉजिटिव है, इसलिए घटने की थोड़ी जगह बन जाती है। अब मार्केट की स्ट्रेंथ, पैसा और अमेरिका की इकोनॉमी की मजबूती, ये लिमिटेड गिरावट देगी, पॉसिबल है। पॉजिटिव क्या है कि इकोनॉमी इतनी खराब नहीं है, रेसेशन का डर नहीं है, धीमापन आ सकता तो वो ज्यादा घटने न दे। उस समय रेसेशन का डर था, धीमापन भी था। सो सिचुएशन इस बार और तब और अब में बहुत अलग है। सो इस बार मार्केट, इकोनॉमी, लिक्विडिटी तीनों पॉजिटिव है, लेकिन मार्केट बढ़े हुए। पिछली बार तीनों कमजोर थी लेकिन मार्केट घटे हुए थे, इसलिए भाग गए। सो आसान जवाब नहीं है, आसान जवाब नहीं। लेकिन एक कॉन्टेक्स्ट में ऐड कर दूं, कल तो बाजार ऑलरेडी ये खबर से पहले बंद हो गए थे, पहले ही बंद हो गए। 17 में से 16 सेशंस डाउ पॉजिटिव रहा है आपका। हाँ, 17 में से 16 सेशंस 17 दिन पूरा एक तरफा तेजी में गए। करेक्ट, तो उसका हुआ। ठीक है सर, हमारे बाजारों के लिए आते हैं। 20,000 तो नहीं हुआ, बट क्या हमारे बाजार का एक टॉप, एटलीस्ट नियर टर्म का टॉप बन हाँ, मतलब 20,000 पार करने में टाइम लगेगा। ये बात हम 2 दिन से पहले ही बोल रहे हैं कि आप जितना
18,800 20,000 की रेंज में बेच सकते हैं, बेचिए। नीचे में 19,500 19,600 की रेंज में लेने का मामला है। रेंज के किसी एक तरफ निकलेगा तो हम डिसाइड करेंगे क्या करना है, और वो रेंज के किसी एक तरफ निकलेगा तो किसी बड़ी खबर की वजह से निकलेगा जो बाहर से आएगी, और वही हुआ है। तो अब आज रेंज के नीचे जाने का डिसीजन तो हो गया है, ऑलमोस्ट डन है। अगर 19,500 के नीचे बंद हो रहे हैं तो इसका मतलब ठीक है कि हमें अभी जल्दबाजी में तेजी नहीं करनी। तो एक बार के लिए हमारा टॉप बना है, सिर्फ एक बार के लिए, लाइफ टाइम के लिए नहीं बना। कोई अगर ये सोच रहा हो कि मैं जिंदगी में 20,000 का लेवल वापस नहीं देखूंगा, तो इसका मतलब आप अपनी जिंदगी के बारे में बहुत छोटा सोच रहे हो। आपको लंबा जीना है, और 20,000 भी दिखेगा, एक बार नहीं कई बार दिखेगा, और कई बार नए हाई बनेंगे। लेकिन वो नए हाई बनने के लिए, बनते हुए देखने के लिए आपको फिजिकली भी रहना है और फाइनेंशियली भी टिके रहना है। दोनों तरीके से टिके रहना है, तभी तो एंजॉय कर पाओगे। जिंदा रहोगे तो देखोगे, पैसे बचे रहेंगे तो एंजॉय कर पाओगे। तो आपका डिसिप्लिन आपको लेकर चलना है, बट शॉर्ट टर्म के लिए यस, एक बार तेजी पर ब्रेक लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमें बढ़ने में थोड़ा सा समय लगेगा, वक्त लगाएंगे, थोड़ा कमजोरी होगी, थोड़ा करेक्शन होगा, उसके बाद देखेंगे। ठीक है सर। कमजोरी की शुरुआत हो गई आज की गिरावट के बाद? शुरुआत तो हो गई, शुरुआत तो लग ही रहा था। सुबह भी हम बात कर रहे थे कि खरीदने की हड़बड़ी जल्दबाजी नहीं है इस बार। पहले सपोर्ट पे तो भूल ही जाओ लेना है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे भी मूड माहौल देखकर लेना है। सो आई थिंक कमजोरी की शुरुआत तो हो गई है दीप, इसमें कोई डाउट नहीं है। और एक बार के लिए आपको अब कुछ न कुछ नया और बड़ा चाहिए। हालांकि अमेरिका की वित्त मंत्री जैनेट येलन ने कहा भी है कि हम नहीं मानते, ठीक है। और अमेरिका में इतनी दादागिरी भी है कि अमेरिका तो ये भी मान के चलता है। मुझे याद है 2011 की जो डाउनग्रेड हुई थी, मैंने बहुत अच्छे तरीके से देखी, नजदीकी से देखी, उसको सेंस किया। और उस समय ये सेंटेंस मालूम है क्या आता था, हम AA+ है तो AAA कोई नहीं है दुनिया में। अरे भाई साहब पूछो मत, दुनिया के दादा हैं वो। मतलब हम AA+ है तो बेस्ट रेटिंग यही है। स्विट्जरलैंड वाले बोलते थे हम ट्रिपल हैं जी, बोले होंगे तुम अपने घर में। ऐसा भी होता था। हाँ ऐसे था। मतलब उसके बाद तो मुश्किल से मेरे ख्याल से 1 या 2 कंट्री बची थी ना जो AAA वाली थी। एक स्विट्जरलैंड होता था, एक आध शायद यूरोप की कोई कंट्री थी, सिंगापुर था क्या, नहीं एक सिंगापुर होता था शायद, 2 या 3 कंट्री थी जो AAA बची, और हाँ की तो कहाँ AAA, ठीक है। सो मतलब तो इस अमेरिका तो अभी भी मेंटली तो मानने को तैयार ही नहीं है ना कि हम AAA नहीं है। वो तो फिच ने किया ना। तो जैनेट येलन नहीं मानेगी, जो बाइडेन नहीं मानेंगे, अमेरिका के इन्वेस्टर नहीं मानेंगे, ठीक है AA+ है तो हम ही बेस्ट है, करेक्ट। हाँ, और कोई AAA है ही नहीं। तो उनकी तो थॉट प्रोसेस ही वैसी है, क्या करोगे। सो आई थिंक ठीक है, जो है असर तो है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इक्विटी मार्केट से ज्यादा असर इस बार डेट मार्केट पे पड़ेगा। डेट पे ज्यादा पड़ेगा असर, क्योंकि अल्टीमेटली अमेरिका के लिए कर्ज थोड़ा महंगा होगा। ओके, ऑलरेडी कर्ज भारी भरकम देना पड़ रहा है, बॉन्ड डील्स थोड़े बढ़कर आएंगे। और इसीलिए आज सुबह हम ये बात कर रहे थे कि अमेरिका में भी और हमारे यहाँ भी फाइनेंशियल्स, बैंक स्टॉक्स, ये थोड़े से दबाव में रहेंगे। तो अच्छे लेवल पे आने के बावजूद मैं बैंक निफ्टी और बैंकिंग शेयर खरीदने की हड़बड़ी और जल्दबाजी में ना, मुझे जल्दबाजी नहीं है, आराम से लेना है, कोई आराम से लेंगे, 1-2 दिन देख के। और सुबह आपने बात यही कर रही थी, आज और कल 2 दिन बाइंग डिसीजन टाल दो 2 दिन टाल दो, फिर देखेंगे सस्ता ले, क्या फर्क पड़ेगा। 20,000 हो जाएगा 2 दिन में, कौन मानता हो जाएगा, नहीं हो जाएगा तो ले लेना, 20 के ऊपर ले लेना, बड़ा ब्रेकआउट होगा। करेक्ट। 46 हो जाएगा, हो जाए तो उसके ऊपर ब्रेकआउट बढ़ा ले। जल्दबाजी में मत लो लेने का, जब लेने का टाइम था बोला भी आपको, चिल्ला चिल्ला के लो। अभी क्या खाली करके सारा जीरो कर दूं बेचो, अभी तो वो सिग्नल आए नहीं, वो सिग्नल आए नहीं है। और आप ये सोचो कि 20,000 पे मुझे पूरा खाली करना है और 16,800 पे लेना है, इतनी परफेक्शन तो आती नहीं है। करेक्ट। फॉर्मूला सिंपल है, इन्वेस्टर को 18,900 19,000, 18,900 के नीचे 18,800, 18,800 19,000, 18,800 के नीचे जाकर बंद होना शुरू करेगा तो इन्वेस्टर को समझना है कि 20,000 का टॉप बनाने में 1.5-2 साल लगेंगे वापस। अच्छा। अगर 18,800 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया तो फिर करेक्शन गहरा होगा, फिर लंबा टाइम लगेगा। वो 6 महीना लेता है, 12 महीना लेता है, पता नहीं। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ, तब भी मंदी के मार्केट में आप नहीं जाएंगे, और तब भी 21,080 का जो टारगेट है वो इंटैक्ट है, वो आएगा ही आएगा। लेकिन बीच में थोड़ा समय लगाएगा, जैसे 18 महीने टाइम लगा, 20 महीने वापस आए ना, आप 18,887 का हाई बनाए ना, 20 महीने बाद बनाए, फिर बनेंगे। टाइम कितना लगेगा कहना मुश्किल है। तो जब तक आप इन्वेस्टर हैं तो आप 18,800 19,000 उस पर फोकस करिए। ठीक है। ट्रेडर्स के लिए आज 19,550, अगर आज इसके नीचे बंद होते हैं तो अपनी लॉन्ग पोजीशन जितनी कम कर सकते हैं डिसिप्लिन के हिसाब से कर लीजिए। गॉट इट सर, ठीक है, समझ गया। ये है आपके लिए पूरा अनिल जी की तरफ से
विश्लेषण इस डाउनग्रेड का और उसके इम्पैक्ट। अगर आपने सुबह नहीं जुड़े हैं तो आपके लिए जरूरी था, और जुड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, रिवीजन हो गया। बिल्कुल सर, अच्छा रिवीजन करवा दिया आपने। चलिए थोड़ी देर में स्ट्रैटेजी भी लेते हैं अनिल जी से। सेठी साहब को तैयार है? अगर सेठी साहब तैयार है तो आइए करते हैं उनका स्वागत। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। स्वागत है सेठी साहब, गुड आफ्टरनून सर। बताएं कैसे देख रहे हैं इस समय बाजार के एक्शन को और कोई कॉल्स हैं आज? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। यही तो बाजार होता है अनिल जी और दीपांशु, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स को खरीदने का। आज जब हम 300 पॉइंट नीचे हैं तो 2 स्टॉक्स ढूंढ के लाया हूँ कैश मार्केट से जिनमेमें खरीदारी करने की सलाह रहेगी। बताएं सर, फिर पहला स्टॉक कौन सा रहेगा? दीपांशु, आज का जो पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है AIA इंजीनियरिंग, जो अभी 3465 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। इसका शॉर्ट टर्म टारगेट है 3600 रुपए का और 3410 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है स्टॉक। इस कंपनी का एक्चुअल नाम है अहमदाबाद इंडक्शन एलॉयज, पूरा नाम। अहमदाबाद बेस्ड एक इंजीनियरिंग कंपनी है जो कि मेनली सीमेंट, पावर और माइनिंग इंडस्ट्रीज, इन सब इंडस्ट्रीज को कैटर करती है। मोर देन 40 इयर्स का इनको एक्सपीरियंस और दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट हाई क्रोम कास्टिंग प्रोड्यूसर है। और क्लाइंट लिस्ट बहुत ही जबरदस्त है। अंबुजा सीमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ देयर क्लाइंट्स और अंबुजा सीमेंट ने 14 मिलियन टन का सीमेंट की कैपेसिटी एक्सपेंशन का ऑलरेडी ऐलान किया हुआ, तो उसका भी एक बड़ा फायदा होना चाहिए। आज ये स्टॉक को पिक करने के पीछे कारण है नतीजे आए आज। नतीजे बहुत ही तोड़फोड़ नतीजे हैं। पैट आया 270 करोड़ का जून क्वार्टर में, जो पिछले साल जून क्वार्टर में 190 करोड़ का पैट था। एबिटा मार्जिन आए हैं 27.67% अगेंस्ट 22.89%, मतलब 500 बेसिस पॉइंट का मार्जिन में इंप्रूवमेंट है। तो इस तरह के तोड़फोड़ नतीजे हैं। बट चूंकि बाजार आज 300 पॉइंट नीचे है तो उसको बाजार ने बहुत ज्यादा तूल नहीं दिया, बट मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करेगा। बाकी भी फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। इसके रिटर्न ऑन इक्विटी इज क्लोज टू 19%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 24%, एक नेग्लिजिबल डेट है, डेट इक्विटी रेशियो 0.09। FISDS भी बुलिश है, अराउंड 39% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें नालंदा है अराउंड 9.68%, फिर SBI, HDFC, कोटक, टाटा, ये सब म्यूचुअल फंड इसमें स्टेक ओन करते हैं। तो एक बहुत ही दमदार क्वालिटी की कंपनी है। कई बार नीचे लेवल्स पे स्टॉक रिकमेंड किया हुआ है, बट यहाँ पे भी आज के नतीजों के बाद कन्विक्शन और बड़ा है। मुझे लगता है खरीदारी करनी चाहिए। 3600 का शॉर्ट टर्म टारगेट, 3410 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए 3600 के टारगेट के लिए AIA इंजीनियरिंग पर खरीदारी कराए। दूसरा स्टॉक कौन सा रहेगा सर? दूसरा स्टॉक दीपांशु, अगेन एक बहुत ही सॉलिड क्वालिटी की कंपनी है। कंपनी का नाम है त्रिवेणी टर्बाइन, जो स्टॉक अभी 397 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। 420 का शॉर्ट टर्म टारगेट है, 385 का स्टॉप लॉस रखना है। ये कंपनी भी टर्बाइन्स बनाती है फॉर शुगर, सीमेंट, टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, ऑयल एंड गैस और डिफेंस सेक्टर के लिए। और ये जो स्टीम टर्बाइन इंडस्ट्री में इनका एक डोमिनेंट 50% का मार्केट शेयर है। फिर ग्लोबली प्रेजेंट कंपनी है, 70 से ज्यादा देशों में प्रेजेंट है, मेनली फोकस्ड है नॉर्थ अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया। एक जबरदस्त 1600 करोड़ की ऑर्डर बुक है। फिर जून तिमाही भी बहुत ही दमदार थी। पैट रिपोर्ट किया 60 करोड़ का, जो पिछले साल जून तिमाही में 38 करोड़ का पैट था। और पिछले साल इसी साल जनवरी में इन्होंने एक बाईबैक भी कंक्लूड किया हुआ, 350 के भाव से बाईबैक किया हुआ। बाकी फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 32%, रिटर्न ऑन इक्विटी 25%, एक जीरो डेट कंपनी, अच्छी कैगर से कंपनी ग्रो कर रही है। और FISDS भी अराउंड 39% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें निप्पॉन है, SBI है, नालंदा है, इन्वेस्को है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी अच्छा करेगा। 420 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह, विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 385। ओके, तो 2 कैश कॉल्स आपके लिए, त्रिवेणी टर्बाइन और साथ ही AIA इंजीनियरिंग यहाँ पर करनी है आपको खरीदारी। शुक्रिया सेठी साहब, कमजोर बाजार में भी जुड़ने के लिए और अपनी कॉल्स शेयर करने के लिए। आइए अनिल जी के पास चलते हैं और लेते हैं इस समय की मार्केट स्ट्रैटेजी भी। सर वैसे तो अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग प्रेशर आ रहा है। अब हमारे बाजार देख लीजिए, ग्लोबल बाजार देख लीजिए, एशिया के बाजारों में भी आपने सर 2 से 2.5%, 1.5 से 2.5% तक की गिरावट देखी। अक्रॉस द बोर्ड हैवी सेलिंग थी। यूरोप के बाजारों में सरप्राइजिंगली गिरावट के साथ शुरुआत नहीं हुई थी, बट अब गिरावट आती हुई दिख रही है। तो 0.25% नीचे यूके दिख रहा है, 1.5% आपको जर्मनी और फ्रांस भी दिख रहे हैं। हमारे बाजार तो अभी हमने बात करी सर, ऑलमोस्ट 1.5% नीचे। क्या करना है अनिल जी, बताइए। दीप, अभी 2 चीज़ें, सिंपल सी चीज़ें। पहली चीज़ तो खरीदना नहीं है। दूसरा चीज़, अगर रिकवरी आए शॉर्ट कवरिंग की वजह से तो वहाँ पर हल्का होना है। कुछ इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि
नो डाउट पुट कॉल रेशियो पर आप ओवरसोल्ड हैं इंट्राडे में। 0.56 निफ्टी है, 0.54 बैंक निफ्टी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि और नीचे नहीं जा सकते। इसका मतलब सिर्फ ये है कि बेचने के लिए थोड़ा सा रिकवरी का इंतजार कर लें। रिकवरी कितनी, अब आप सोचो कि रिकवरी मतलब क्या, बहुत बड़ी रिकवरी। तो अभी जो डेटा बने हैं 19,500 19,550 के ऊपर की रिकवरी नहीं दिख रही। क्यों? क्योंकि 19,500 के कॉल्स पर आप अगर देखेंगे तो 1 करोड़ से ज्यादा शेयर है। 19,550 पे भी 1 करोड़ शेयर है और 19,600 पे तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 2.25 करोड़ शेयरों का। तो अच्छी खासी शॉर्ट 19,500 से 19,600 के रेंज में बनी है। तो ये रेंज पार करने में पसीना आ जाएंगे। अगर आता है ऊपर, जो कोशिश कर रहा है थोड़ी बहुत, क्योंकि ओवरसोल्ड है मार्केट इंट्राडे में, ठीक है, और डाउ फ्यूचर्स घटना बंद कर दिए, 250 पॉइंट नीचे और नहीं घट रहे, डाउन नहीं घट रहे। अब वो 200 ही घटेंगे, 800 घटेंगे, आपको मुझे पता नहीं, ठीक है, अमेरिका पागल है। वो घट जाए तो 1000 भी घट जाए, नहीं घटे तो नीचे खुल के 300-400 के वापस ऊपर भी आ जाए। यू नेवर नो। पैसे की ताकत बहुत है और अमेरिका वालों के पास तो इतने पैसे की पूछो मत, है ना, पैसे के दम पे तो घुमा रहे हैं मार्केट पूरा। सो इसलिए वो क्या करेंगे पता नहीं, क्या होगा वो हमें कोशिश भी नहीं करनी चाहिए नाज लगाने की। हमारा फंडा क्लियर है कि हमें अपनी पोजीशन के हिसाब से सावधान रहना है। मुझे पता है बहुत सारे लोग तनाव में होंगे, टेंशन में होंगे, मैं इसलिए थोड़ा हल्का फुल्का आपका मूड ठीक करने की कोशिश करूँ। देखो, टेंशन लेने से मतलब ऐसा सर पे हाथ रख के ऐसा वो करके, मतलब उससे मार्केट ठीक हो जाए, आपकी पोजीशन लॉस से प्रॉफिट में आ जाए, तो सब लोग करें। करेक्ट है ना, वो तो होना नहीं है। अब जो हो गया उसको आप कुछ नहीं कर सकते। जो पोजीशन है उसको कैसे संभालना है, कहाँ हल्का कम ज़्यादा करना है वो देखो। 19,550 के आसपास आए तो वहाँ पर हल्का करने के लिए बढ़िया जगह होगी। 500 पहली रुकावट है, वहाँ तक पहुँच सकता है, बिल्कुल पहुँच सकता है। 550 पहुँचेगा, संभावना बन सकती है रिकवरी आए तो। अगर डाउ फ्यूचर 250 है, 100 रह गए तो हो सकता है आ जाए एक बार 19,550, 600 भी आ जाए। क्लोजिंग अपने 19,550 के नीचे होगी तो हम थोड़ी और डिसिप्लिन के तौर पर करेंगे। इंट्राडे में एक रिकवरी का इंतजार कर ले, वहाँ हल्की हो जाए। क्लियर है? क्लियर है। बैंक निफ्टी सेम सिचुएशन है 45,000 पर। 45,000 के जब तक नीचे कोई खास मजा है नहीं और खराब ही है। 45,000 के आसपास आने की एक अटेम्प्ट जरूर निफ्टी करेगा, सॉरी बैंक निफ्टी करेगा, ठीक है। लेकिन 45,000 पर 52 लाख शेयर है, 45,200 तो दे भर भर के, तो बैंक निफ्टी तो 45,000 पे थैंक यू कर देने का, और 45,200 मिल जाए तो मजा ही आ जाए। हल्का करना ही, क्योंकि आपका ब्रेकडाउन ही 45,200 से हुआ है, याद है। 45,258 का लो आज आपने तोड़ा है, तो 45,250 तो 45,200 के नीचे ही ब्रेकडाउन हुआ है। सो अगर बैंक निफ्टी तो 45,000 45,200 की रेंज में आज मिलता है, तो जितना आप हल्का कर सकते कर लीजिए। हाँ ठीक है। और निफ्टी 19,550 19,600 मिले तो हल्का कर लीजिए, बस ये आपके लिए। क्लोजिंग 45,000 19,550 के नीचे होती है तो और पोजीशन क्लोजिंग बेसिस वो मैं 320 पे बता दूंगा। लेना कुछ नहीं है, अभी लेना नहीं ना। अगर किसी को शॉर्ट काटनी है तो अलग बात है, लेना कुछ नहीं है। हाँ, तो फर्क है दोनों में। शॉर्ट काटनी है तो आप देखिए पोजीशन थोड़ा बाउंस बैक आके काट सकते हैं या इन लेवल्स पर कर सकते हैं, अदरवाइज लेना इस समय कुछ भी नहीं है। आइए कुछ कॉल्स भी तैयार हैं। कुछ लेना है, लेना है या बेचना है, मतलब उनको एक चांस लेना है, पुट लेना है चांस लेना है कॉल देने का। चलते हैं उनके पास। हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी चांस लीजिए। अनिल जी, बिकवाली ही करनी है, और ये जो डिफेंस से रिलेटेड स्टॉक थे, जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, उसमें मुझे लगता है कि इस प्रॉफिट बुकिंग के चलते यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आ सकती है, और एक नॉर्मल नेचुरल जो एक मच अवेटेड करेक्शन है वो इन स्टॉक्स में बनती हुई नजर आ सकती है। तो अभी मेरे रडार पर आया है BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके फ्यूचर्स में बिकवाली करेंगे। इसको कैरी करके चलने की सलाह रहेगी एसटीबीटी के तौर पर। 125 रुपए के आसपास के करंट लेवल्स हैं, यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करेंगे। 125, 50, 50 पैसे का कोई और अप मिलता है तो वहां पर पोजीशन को ऐड किया जा सकता है। 127 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना है, और डाउन साइड में मुझे लगता है कि 120 और 118 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर कल तक आते हुए नजर आ सकते हैं। तो BEL में शॉर्ट करके चलने की सलाह है। BEL में शॉर्ट करने की सलाह है। जो स्टॉक्स ऊपर गए वही आपको नीचे आते दिखेंगे। डिफेंस हाई बीटा। चलो बढ़िया है। आइए जय के लिए बिल्कुल जय का जैकपॉट। बताएं जय। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु। अनिल जी, बिकवाली की ही सलाह है, सुबह भी थी अभी भी अनिल जी वही है, और बैंक ऑफ बड़ौदा का फ्यूचर अनिल जी बेचना है।
एक इंट्राडे में बाउंस यहाँ पे आते हुए देखने मिल रहा है हमें फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 193.60 और अब 196 पर आ चुका है। सो इंट्राडे में एक अच्छा 1% का एक बाउंस हमें आते हुए देखने मिल रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा में। बट येस अनिल जी, बैंक निफ्टी वीक है एंड 45,200 45,000 के चलो डेफिनेटली फर्दर वीक है, तो इसे बेचने की सलाह है। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होगा अनिल जी, डेट वुड बी ऑफ 201.50, 201 रुपये 50 पैसे का एक पोजिशनल बेसिस पर एक स्टॉप लॉस लगाइए। एंड टारगेट्स जो अनिल जी निकल कर आ रहे हैं, द फर्स्ट टारगेट वुड बी 187 एंड सेकेंड टारगेट विल बी 183.30। सो 187 183.30 ये दो टारगेट्स के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा की फ्यूचर्स को बेचने की सलाह है। बैंक ऑफ बड़ौदा फ्यूचर्स पर भी बिकवाली की राय आपके लिए आ रही है, इस पर रखिए नजर। टाटा पावर, इसके लिए खबर आती हुई दिख रही है, हाई बीटा काउंटर है, अच्छी मूव में था ये इस गिरावट से पहले। 200 मेगावाट और 150 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए पीपीए, पावर परचेज अग्रीमेंट, इन्होंने साइन करा। ये आपके लिए खबर आ रही है। कुछ राज्य सरकारों के साथ इन्होंने ये करा है। आई थिंक महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ इन्होंने ये करार किया है, तो अच्छी खबर आ रही है। नॉर्मल मार्केट में हम देखते तो यहाँ पर अच्छा रिएक्शन भी स्टॉक आपको दिखाता, बट ऑफ कोर्स आज जिस तरह से बाजार का मूड खराब है, ये स्टॉक डेज लो पर ट्रेड कर रहा है। बट टाटा पावर के लिए अच्छी खबर आ रही है। 2 पावर परचेज अग्रीमेंट इन्होंने साइन करे हैं। अपनी रिन्यूएबल एनर्जी आर्म ने ये पावर अग्रीमेंट आपके लिए साइन करते हुए देखे हैं, तो टाटा पावर पर रखिए नज़र। रिसेंटली तो लगभग सभी एक्सपर्ट्स के रेडार पर भी था, अच्छी मूव्स भी इस पर आई हैं, बट इस समय गिरावट ये दिखा रहा है। एक बार कुणाल जी से ज़रा राय लेना चाहूँगा टाटा पावर पर। कुणाल जी, आज तो ऑफ कोर्स डेज लो पर है, बड़ा करेक्शन आया है, अब इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स क्या बनते हैं सर टाटा पावर के लिए? देखिए, जिस तरह का रन हमने पिछले 2-3 सत्रों में देखा दीपांशु, बड़ी तेज रफ्तार से स्टॉक ऊपर आया और बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस लेवल यानी कि 245 तक ऊपर आने के बाद वहीं से आज हमने इसमें गैप डाउन ओपनिंग और अब इसमें करेक्शन आता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर पर कोई खास क्षति नहीं पहुंची है। करेक्शन आना तय था, वही करेक्शन आता हुआ दिख रहा है। थोड़ा वेट एंड वॉच करें। बड़ा मजबूत सपोर्ट मुझे 232 के आसपास नजर आता है। 232 के नीचे स्टॉक फिसला तभी कोई परेशानी की वजह है, अन्यथा फिलहाल वेट एंड वॉच करने की मेरी राय है। तो ये है आपके लिए टाटा पावर, जहां पर आपको रखनी है नजर। मूव इस पर आपको गिरावट वाली आ रही है, डेज लो पर ट्रेड कर रहा है। खबरों पर, अच्छी खबरों पर रिएक्शन नहीं आ रहा है, बुरी खबरों पर तो हम देख ही रहे हैं बाजार आपको और भारी तरीके से फिसलते हुए भी दिख रहे हैं इस समय। हिंदुस्तान कॉपर ये 2 दिन में 15-16% भागा था, अब वहां से आप देख रहे हैं ये काफी कमजोर हो रहा है। एक बार सचिन जी से इस पर राय लेना चाहूंगे। सचिन जी, ऑफकोर्स वायदा कारोबार के बैन में भी आ गए आज ही, तो उसका भी इम्पैक्ट है। क्या राय बनती है सर 2 दिन की बड़ी तेजी के बाद आज जो गिरावट आई है? दीपांशु, यहाँ पर 150-155 जोन थोड़ा सा क्रिटिकल ही होता है इनफैक्ट इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, वहीं से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी नजर आई थी। बट जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। एक नॉर्मल सा पुल बैक मुझे नजर आ रहा है। इनफैक्ट 140 के आसपास काफी अच्छा बेस यहाँ पर है, तो इमीडिएट बेसिस पे थोड़ा सा मुझे लगा है काफी तेज यहाँ पर एक रफ्तार वाली मूव थी, तो थोड़े दिन कंसोलिडेट हो सकता है काउंटर। सो आई थिंक 150-140 इसी पर्टिकुलर रेंज में थोड़ा सा कंसोलिडेशन, हेल्दी कंसोलिडेशन होगा, बट मेजर वीकनेस कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। तो अगर किसी की ऑनगोइंग पोजीशन है तो होल्ड करने की सलाह होगी। 140 का स्टॉप लॉस लगाएं ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस। तो ये है आपके लिए हिंदुस्तान कॉपर। आशु जी, BHEL आपकी राय थी 90 के लेवल से आप रेकमेंड कर रहे थे डिलीवरी के, अच्छे टारगेट्स आए, हिट भी हुए, अभी भी 100 के लेवल पर है। क्या करना है अगर किसी की पोजीशन अभी भी खुली हुई है सर BHEL में? दीपांशु, देखिए वो भेल सेल गेल, आज तो लग गई है सबकी रेल। तो दीपांशु मैं ये मतलब बोलना चाहूँगा कि कोई भी स्टॉक है ऊपर से जब भी नीचे आता है कुछ ना कुछ जरूर होगा। बिल्कुल इफ यू आर राइट कि हम 85 में भी बायर थे, 90 में भी थे, 95 में भी थे, 100 में भी थे और 105 पे भी जब आपने बात की थी। लेकिन जब पहला मीनिंगफुल डिप दिख जाए ना दीपांशु, आपने जब भी बात की, हमने हर बार बात की और सेम स्टैंड था कि इसमें तेजी लगती है और किसी भी भाव से 2 रुपये नहीं घटा। जब किसी भी भाव से 2 रुपये नहीं घटा और एक ही दिन में 5% की गिरावट आ जाए और उसके बाद किसी भी इंट्राडे रिकवरी नहीं आए और जिस लेवल पे मार्केट में, जैसे अनिल जी ने अभी मतलब
मतलब सुबह भी बोला और आज भी बहुत शाम को बोला कि बिल्कुल कुछ नहीं लेना। तो दीपांशु ये ना बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। इस सिग्नल पे ना मुझे लगता है कि एज ए ट्रेडर जो मैं डिसिप्लिन फॉलो करता हूं, मुझे नहीं पता टॉप क्या होगा, मुझे नहीं पता बॉटम क्या होगा, किसी को नहीं पता, लेकिन जब ऊपर से इस तरह की गिरावट दिखे ना तो आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बाद मैं सबको बोलता हूं कि उस वक्त ये मत कभी भी देखना ये आशु की कॉल है, ये दीपांशु की है, ये फंडामेंटल है, ये टेक्निकल है। आपको अपना पोर्टफोलियो डिसिप्लिन में देखना है। फर्स्ट स्ट्रॉन्ग सिग्नल, पहला दस्तक जब आपके पास आता है और उस मार्केट में जहां पे आपने अच्छे पैसे बनाए हुए हैं, तो आप लास्ट में वो जो पहला फॉल आता है अगर फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लीजिए, क्योंकि उस फॉल के ये नहीं कि फॉल तो बीच बीच में आता है, किस वजह से आया। आज जो हमने सिग्नल बताए, विक्स पहली बार बढ़ा है, रिकवरी बिल्कुल नहीं आई है, अक्रॉस द बोर्ड स्टॉक्स में गिरावट है, अच्छे अच्छे स्टॉक्स जिनके ऑटो नंबर्स आए उन्होंने गिरावट दिखाई, अशोक ऊपर खुल के। तो ये सारे जो सिग्नल होते हैं दीपांशु, ये ऐसे होते हैं कि एक बार आपको प्रॉफिट बुक करके घर पे बैठना चाहिए, शांति से बैठना चाहिए, अननेसेसरी फाइट नहीं करिए। क्योंकि मुझे लगता है कि 18,800 में जैसे अनिल जी ने बोला कि उसके नीचे इन्वेस्टर काटेंगे, बट 18,900 तक ट्रेडर का क्या हाल होगा अगर 18,900 आ गया तो? मुझे 19,300 लगता है। बट अरे आशीष जी, उनके लिए 19,550 है ना स्टॉप लॉस, आज हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, ट्रेडर्स के लिए 19,550 आज ही रखा है, हो गया। हाँ, और 45,000 बैंक निफ्टी पर। तो परफेक्ट अनिल जी, परफेक्ट अनिल जी, उसी सेंस में मैं बोलता हूं कि फिर ये जो यही बात है ना, जब 19,550 कन्विंसिंगली टूट गया तो फिर स्टॉक्स में भी अनिल जी भेल सेल गेल में से भी निकलना चाहिए। एक बार जरूर शांति रखनी चाहिए, क्योंकि आप फिर अच्छे से एंटर बिल्कुल कर सकते हैं। तो परफेक्ट स्टॉप लॉस है। भेल सेल गेल तो ठीक है, हेल का क्या? अनिल जी सब में से ही मैं अनिल जी सबकी रेल बना दी है। एग्जिट फ्रॉम हेल, एग्जिट फ्रॉम हेल, गो टू हेवन, गो टू हेवन, यही करना है। और क्या करेंगे बस। बंसल जी बड़े परेशान दिख रहे हैं, सब ठीक है ना? नहीं अनिल जी, ऑल इज वेल। थोड़ा सा नेट का इशू चल रहा है, इसलिए अच्छा फिर ठीक होगी अनिल जी आपको। मुझे लगा कि मेरी और आशु जी की कमेंट्री सुन के थोड़ा नर्वस और डिप्रेशन तो नहीं आ गया। आज मुझसे भी तेजी बोली नहीं जा रही किसी भी हिसाब से, सुबह से नहीं बोली जा रही, कल भी नहीं बोली जा रही थी। बड़ी मुश्किल से लग रहा था कि नहीं लेने का मन हो नहीं रहा। तो मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो, ज़्यादा डिप्रेशन में भी नहीं आया। मार्केट तो चलता रहता है ऊपर नीचे, तो खास बात नहीं है, चिंता की बात नहीं, होता रहता है। आइए, तब तक टाइटन के नतीजे भी आने वाले हैं, जान लें कैसे रहेंगे रिजल्ट्स। और तैयार है हमारे साथ नूपुर टाइटन के रिजल्ट्स का अनुमान बताने के लिए। बताएं नूपुर जी। बिल्कुल सर, अनुमान तो यही है कि नतीजे अच्छे आएंगे। अपडेट से भी यही पता चला था कि इस बार आय 20% बढ़कर आ सकती है। 10,750 करोड़ का हमारा अनुमान है। कामकाजी मुनाफा देखें तो 12% की ग्रोथ लेके चल रहे हैं। 1,302 करोड़ के आसपास की कामकाजी लेवल पे मुनाफा आ सकता है। मार्जिन 12% के आसपास रह सकते हैं। मुनाफा भी देखें तो 10% से बढ़कर 870 करोड़ के आसपास आते हुए दिखेगा। स्टैंड अलोन लेवल पे कंपनी ने अच्छा एक्सपेंशन किया, तो उसका भी एक बेनिफिट इस क्वार्टर में आपको आते हुए दिखेगा। ज्वेलरी कारोबार में अपडेट के हिसाब से 21% की पिछले साल के कंपैरिजन में ग्रोथ आई है। तो मार्जिन्स का अनुमान इस बार 13% के आसपास का है। पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी ने करीबन 12.5% के एबिट मार्जिन्स ज्वेलरी कारोबार में किए थे। वॉचेस में 13% की आय में ग्रोथ आ सकती है, और मार्जिन्स देखें तो आपको 12.25% के मार्जिन्स यहाँ पर भी नजर आएंगे। आई केयर की बात करें तो 13% की ग्रोथ यहाँ पर भी लेके चल रहे हैं मार्जिन्स में, और जो आई केयर की रेवेन्यू ग्रोथ है वो 10% के आसपास आ सकती है। अक्षय तृतीया और जो शादियाँ हुई है जून के महीनों में, उससे अच्छे सेल्स रिपोर्ट किए गए कंपनी की तरफ से। और मैनेजमेंट की कमेंट्री आने वाले क्वार्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि एक अधिक मास है जिसके चलते जो सारी फेस्टिव सीजन है वो एक महीने आगे बढ़ते हुए दिखे, और माना जा रहा है कि जो वेडिंग सीजन है वो थोड़ा कम मुहूर्त के साथ हो सकता है। तो मैनेजमेंट की कमेंट्री डिमांड को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ओके, तो ये है आपके लिए टाइटन पर आपके लिए आउटलुक का अनुमान। अच्छे नतीजे की उम्मीद अभी भी है ना सर? नूपुर को है। ओके, नंबर्स की तो उम्मीद अच्छी है। स्टॉक कैसा करेगा अपडेट अलग बात है, अपडेट भी अच्छे था। चार्ट पर कोई स्वेच्छा से राय देना चाहेगा? नहीं तो मैं बंसल जी लेफ्ट आउट फीलिंग कर रहे काफी टाइम से। ऐसा लग रहा है कि बंसल जी सिर्फ शरीर से यहाँ है, आत्मा यहाँ है नहीं, कहीं पता नहीं वो मतलब मॉर्निंग वॉक पे गई हुई है या कहीं पीवीआर थिएटर में रॉकी रोनी में गई है। बंसल जी जहां भी हो आपकी आत्मा उसे ले आए, चार्ट देखें टाइटन के बताएं। अनिल जी, टाइटन का चार्ट देखें तो नीचे में टाइटन के अंदर यहाँ पर 2950 के अराउंड 2970 के अराउंड चल रहा है। 2950 नीचे में एक अच्छा सपोर्ट है। ऊपर में 3025 पर एक स्टिफ रेजिस्टेंस है। नई तेजी 3025 के ऊपर शुरू होगी।
तो खरीदारी की राय 3025 के ऊपर है। जिनके पास है 2950 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहें। और अनिल जी लेफ्ट आउट फीलिंग नहीं हो रही है, मैं अनिल जी रिलैक्स कर रहा हूँ। आज सुबह दीप ने अनिल जी काफी सवाल पूछे थे, इतने सवाल तो दीप ने कभी किसी मॉर्निंग शो में पूरे हफ्ते में नहीं पूछे जितने आज अनिल जी पूछ लिए थे। तो मुझे लगा तो नहीं, हमारे शो मुझे शायद थोड़ा रिलैक्स हमारे शो में रिलैक्स करने का ऑप्शन है ही नहीं है बिल्कुल ना खुद करते ना किसी को करने देते हैं। सुना नहीं मोदी जी ने क्या कहा, न खाता हूँ न खाने देता हूँ। वैसे जी कुणाल जी कुछ विशेष टिप्पणी कर रहे थे। जी कुणाल जी, आशीष सर आ रहा हूँ मैं आपके पास जी। अनिल जी देखिए, मैं ये कहना चाह रहा, अनिल जी बिल्कुल निश्चिंत रहे। अनिल जी बंसल जी कोई डिप्रेशन में नहीं जा रहे हैं। अनिल जी मैं यहाँ पर पूरी तरह से उनका मन लगा के रखा हुआ है मैंने। और अगर मान लीजिए अनिल जी डिप्रेशन में जाना भी पड़ा तो अनिल जी दोनों साथ ही जाएंगे अनिल जी, तो इसलिए आप चिंतित ना हो अनिल जी। अच्छा, दोनों साथ जाएंगे, ये तो ज्यादा रिस्की है। जी आशु सर। अनिल जी हमारी जो डिस्कशन चल रही थी उसमें एक दो पॉइंट्स थे जो मुझे मेंशन करने थे, बहुत जरूरी व्यूअर्स के लिए। बताएं सर। तो अनिल जी जो मैं कह रहा हूं वो उसके लिए जिनके अपने लॉन्ग पोजीशंस हैं। अनिल जी इस पैनिक में इन स्टॉक्स में किसी में भी मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा शॉर्ट नहीं करना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि जो टेम्परेरी शॉर्ट टर्म इमीडिएट लॉसेज होते हैं उनको पूरा करने के लिए लोग रिवर्स ट्रेड करते हैं, तो एक तो वो शॉर्ट नहीं करना। दूसरी चीज अनिल जी मैं अभी बता रहा हूं, जैसे मैकडॉवल, पर्टिकुलरली मैकडॉवल ग्रैनुअल जो स्प्रेड बने हुए हैं अनिल जी, उस स्प्रेड में ग्रैनुअल में 3 रुपए का लॉस है और मैकडॉवल में 1 रुपए का लॉस भी नहीं है। हो सकता है उस स्प्रेड का जो प्रॉफिट आ रहा वो किसी ने बुक नहीं किया हुआ तो चला गया होगा, बट अनिल जी दिस इज द ब्यूटी ऑफ द स्प्रेड के जो मैं बोलता था कि 31 अगस्त का महीना है अनिल जी, आज हम पहले दिन में खड़े हुए हैं अभी, मतलब इट इज अ लॉन्ग वे टू गो। तो जो ऑप्शंस के ट्रेड हैं, एक तो उसमें पैनिक नहीं होता, उसमें रिपेयर हो सकता है, और प्रिसाइजली यही जिस तरह के फॉल आते हैं अनिल जी, दोनों साइड के फॉल, या मतलब अगर आपने पुट वाला किया हुआ है कॉल वाला, जो हमारे को बचाते हैं। इसलिए मैं बार बार आई एम ग्रेट फैन ऑफ स्प्रेड्स और मैं बार बार इंसिस्ट करता हूं कि अनिल जी स्प्रेड्स में तो मतलब ऑप्शन का तो प्रीमियम रहेगा ही रहेगा। 30 दिन अभी पड़े हैं हमारे पास, तो अनिल जी इट इज ओनली फॉर जो फ्यूचर्स में कर लेते हैं। और उसके साथ भी कैविएट अनिल जी, इन पैनिक के रेट्स पे शॉर्ट नहीं करने, अपनी काटने के लिए हमने सबको बोला है। लॉन्ग करके नुकसान कर दिया तो शॉर्ट करके और उसमें से मतलब वो वैसा हाल है कि पैसे यहाँ गिरे यही ढूंढेंगे टाइप से। मतलब ऐसा होता है ना कि कई बार होता है कि ये शेयर खरीद कर नुकसान कर दिया तो मतलब 500 वाला 50 हो गया तो फिर वही इंतजार करेगा, वापस इसी का भाव आएगा 500 तब बेचूंगा। उसमें बड़ी समस्या है दीप, क्या आने में आ जाए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन 500 वाला 50 हो गया, 90% घट गया। अब सोचो वापस 500 होने के लिए उसको 10 गुना बढ़ना पड़ेगा। 1000%। करेक्ट। अगर ये स्टॉक इतना अच्छा है 1000% बढ़ने के लायक होता तो 90% घटता क्यों? एग्जैक्टली। तो इसलिए अगर कुछ चीज़ खराब हो गई, गलत हो गई, अच्छा स्टॉक नहीं रहा, चेंज इट, दूसरा कोई बढ़िया चेंज लो। नो डाउट नुकसान भरपाई करने में तो टाइम लगेगा, देखो नुकसान होगा जल्दी, भरपाई होने में हमेशा टाइम लगेगा। तो अगर आप ये सोचो कोई भी ऐसी सिचुएशन की जितना तेजी से नुकसान हुआ उतना तेजी से भरपाई हो, तो ऐसा लाइफ में कभी हो ही नहीं सकता। करेक्ट सर, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और अगर हुआ तो नसीब से, स्किल से नहीं हो। हाँ। तो बढ़ने में कोई इतना आपको 10 गुना ऐसे बढ़ जाए स्टॉक जल्दी जल्दी, तो वो हो नहीं सकता ना। एक साल में 90% घट जरूर सकता है, करेक्ट सर। एक साल में बढ़ना 10 गुना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इसलिए ये ध्यान में रखें, जो आशु सर भी कह रहे हैं, थोड़ी सावधानी रखें, पोजीशन को मैनेज करें, रिस्क मैनेजमेंट ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आइए सचिन जी के लिए बिल्कुल BTS डबल टी वाला। सर क्या खरीदना है आपको? हाँ जी अनिल जी, हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये पर्टिकुलर ट्रेड अभी दिया है, इसलिए मुझे हाईलाइट भी करना है कि SRF में भी स्ट्रक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। जिस तरीके से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इतने बड़े गिरावट में भी इसने पार्टिसिपेट नहीं किया है, एंड काफ़ी अच्छा एक बुलिश क्रॉसओवर यहाँ पर इसने मेंटेन किया है शॉर्ट टर्म एवरेजेस पे। तो मुझे लग रहा है मार्केट में जैसे ही स्टेबिलिटी आएगी, इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक काफ़ी बड़ी रफ्तार अनलॉक होनी चाहिए। तो यहाँ पर SRF में खरीदारी करनी है, इसके फ्यूचर लगभग अराउंड 2265 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको लगाना है लगभग अराउंड 2248 पे, एंड 1 से 2 दिनों में ही मुझे लग रहा है 2330 से 2400, आई थिंक इसी पर्टिकुलर रेंज में ये स्विंग करना चाहिए। तो SRF में खरीदारी करनी है। खरीदारी की राय आ गई अनिल जी, आपको पहले से ही पता था ये खरीदारी की राय नहीं है? सचिन जी का मैं जानता है, सचिन जी परसों IT शेयरों में एकदम टाइम से, समय से थोड़ा सा पहले, आजकल थोड़ा समय से पहले बहुत ज्यादा चल रहे हो। अब आज ये जैसे लोग कॉल दे रहे, कल ही काम आएंगे इनके।
कल बढ़ेंगे, कल बढ़ेंगे। हाँ, वो उनकी स्टाइल मुझे समझ में आने लगी ना इतने सारे टाइम से अभी। और अभी तो 2 शो मैंने ग्राउंड शो भी कर लिया ना। ग्राउंड शो में अंडरस्टैंडिंग बहुत बनती है, क्योंकि ग्राउंड शो में बहुत अभी यहाँ पे तो क्या है, देखो जैसे बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, दिखाओ बाकी पूना में बैठे हैं, तो क्या मतलब बात कर रहे हैं, तो जितनी शो में बात होती है उतनी होती है, करेक्ट। आशु सर हो गए, कोई भी हो गया, सुनील जी हो गए, जितनी शो पे बात, कहाँ दिखाओ ना भाई इनको, मुझे क्या दिखा रहे हो खाली। हाँ अब ऐसे तो, लेकिन जब हम ग्राउंड इवेंट पे जाते हैं ना, तो 2-4 घंटे साथ में लंच भी, सचिन जी अच्छा आदमी लंच भी करवाते हैं। अच्छा। हाँ, और पूरा ध्यान रख के करवाते हैं कि सब लीजिए, सब लिया कि नहीं है। तो क्या है, फिर गपशप वपशप बहुत होती है ना, तो थोड़ा ज्यादा समझ में आने लगता है आदमी। राइट। इसलिए आजकल सचिन जी मुझे ज्यादा समझ में आ रहा है। सचिन जी इसी तरह से करवाते रहे आप। जी आशीष सर। अनिल जी, मतलब एक तो आपने ये क्यू भी दे दिया है और इंस्पायर भी कर दिया है और जेलस भी कर दिया है। इसी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए अगले हफ्ते से स्टूडियो में आ रहा हूँ अनिल जी, नेक्स्ट वीक से अब स्टूडियो में आना पड़ेगा। ये तो मेरे कलाकार ही है, स्टूडियो ही। लोग 1-2 काज करते, मैंने 3 काज किए एक साथ। आप ही ने बोला सर एक साथ 3। चलिए, तो सचिन जी की राय SRF में खरीदारी करने की आपके लिए आती हुई 2330 और 2400 तक के टारगेट के लिए। तो ये है SRF, इस पर करनी है आपको खरीदारी। आइए नतीजों की बात कर रहे हैं। हाँ, कुशल जी भी आए, कुशल आए हुए। कुशल से भी बात की जाए। कुशल बताइए, इंटरग्लोब कैसे रहेंगे इसके नंबर्स? देखिए, नंबर्स तो काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। जिस तरह से यहाँ पर एयर पैसेंजर ट्रैफिक डेटा जो लगातार बनते हुए दिख रहा है मंथ ऑन मंथ बेसिस पर भी, उसको ध्यान में रखते हुए कंपनी की आय बहुत ही बेहतरीन बढ़ सकती है। करीबन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 7.5-8% तक की जो आय है वहाँ पर आती हुई दिख सकती है, 15,200 करोड़। और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आपको जो वेरिएशन है ये मैं आपको बता रहा हूँ। कामकाजी मुनाफे के लिहाज से और ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन रहेगा, करीबन 28% की बढ़त के साथ 3,802 करोड़ पर कंपनी अपना कामकाजी मुनाफा दर्ज कर सकती है। 21% के मार्जिन्स पिछली तिमाही में थे और इस बार ये बढ़कर 25% की एक्सपेक्टेशंस है। मुनाफा 44% की ग्रोथ के साथ 1,320 करोड़ ये हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं। पिछली तिमाही में ये आंकड़ा 919 करोड़ रुपए का था। तो इंडिगो के लिए और भी बेहतर ये तिमाही रहने वाली है, क्योंकि एक तो मार्केट शेयर जिस तरह से गो फर्स्ट के इश्यूज होते हुए दिखे थे, उसके बाद यहाँ पर मार्केट शेयर बढ़ता हुआ दिखा है, तो उससे एक बड़ा फायदा इनको मिल चुका है। साथ ही पैसेंजर लोड फैक्टर्स भी एक्सपेक्टेड है कि 87-88% की रेंज में रहेंगे और नई अंतर्राष्ट्रीय जो उड़ानें हैं, जो रूट्स है अलग अलग, उस पर अब ये वेंचर करते हुए दिख रहे हैं। तो आगे चलकर इसको लेकर क्या कमेंट्री रहती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और साथ ही जो नए एयरक्राफ्ट्स की डिलीवरी है उस पर कंपनी का क्या कहना है, क्या टाइमलाइंस है, क्या शेड्यूल है, इस पर भी हमें फोकस रखना है। बट ओवरऑल नंबर्स काफ़ी शानदार रहने वाले हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। नंबर्स अच्छे रहने वाले हैं इसके। चलिए जैसे एक बार राय ले लेते हैं। जय, वैसे आज इतना खराब हुआ नहीं है, हालांकि कच्चे तेल के दाम ऊपर है। आई थिंक इनकी आज कुछ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन भी है इंटरग्लोब की तरफ से, और आज कुछ ऑफर भी है, आई थिंक स्पेशल ऑफर भी है, 12% डिस्काउंट भी दे रहे हैं अगर आप इंटरग्लोब की साइट पर जाके बुकिंग करते हैं, तो कुछ स्पेशल डे भी है इंटरग्लोब के लिए। बट जय, एक बार चार्ट देख लें, बाकी बाजार के मुकाबले कुछ ज़्यादा गिरा नहीं है आज। हाँ सही बात है दीप, क्या ज़्यादा इसमें गिरावट देखने मिल नहीं रही है। इनफैक्ट इंटरग्लोब में दीप मैं कहूँगा कि एक सपोर्ट भी है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंटली 2500 का। 2500 के ऊपर जब तक ये स्टॉक है दीप, और इसमें आपको ज़्यादा गिरावट आते हुए देखने नहीं मिलेगी। मे बी आपको इसमें एक अच्छा मूव 2650-2700 तक देखने में मिल सकता है ना पॉजिटिव साइड। इंडिगो को अगर बेचना है तो 2500 के नीचे ही बेचना है, बिकॉज उसी के नीचे वो वीक होगा। अदरवाइज तो मैं कहूँगा कि उसका मोमेंटम ओवरसोल्ड हो जाएगा और स्टॉक में आपको एक कंसोलिडेशन देखने मिलेगा केवल, ना ही कि बड़ा एक करेक्शन। आपके लिए इंटरग्लोब एविएशन जहाँ पर आपको रखनी है नजर, 17वीं एनिवर्सरी अनिल जी आज इसकी 17 इंडिगो। तब तो रिजल्ट अच्छा आएंगे। अब तेजी में के लिए ऐसे ही उम्मीदें रहती है दीप, और तो कोई कारण बचे नहीं ना तेजी करने के सोचने के। तो आज 17वीं एनिवर्सरी है, वेरी गुड, रिजल्ट हो जाए। नहीं, लेकिन मैं बताऊं इंडिगो में ऑपरेशनल फ्रंट पे आप देखिएगा, यस सर, परफॉर्मेंस दमदार आएगी। कितना बताया कुशल आपने प्रॉफिट? 1 मिनट। प्रॉफिट 1320 करोड़। 1320 करोड़। EBITDA है 3800 करोड़। मजा आएगा। क्यों, मैं बताता हूँ। एक तो इस बार जो है ना इनकी प्राइसिंग बहुत तगड़ी रही है, और दूसरा ये कच्चे तेल के दाम जो कम हुए हैं ना, इस वाले में तो इनका आ जाएगा, मामला ठीक हो जाएगा। ये रिजल्ट में आउट परफॉर्म करेगा इंडिगो। नंबर तो अच्छे आएंगे। बाकी पोजीशन मुझे नहीं पता कितने लॉन्ग फंसे हुए हैं, कितने शॉर्ट है, मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि अभी आज के फॉल के बाद तो समझ ही नहीं आ रहा लॉन्ग शॉर्ट क्या, भगवान जाने कैसे हैं। लेकिन नंबर्स बीट करेगा, ये मैं बोल सकता हूँ। ये बीट करेगा, ये करेगा, ये तो बोल सकता हूँ, क्योंकि दोनों ही फैक्टर पॉजिटिव है, रियलाइजेशन भी और कॉस्ट भी।
इतना मैं बता सकता हूँ। ठीक है सर, चलिए इंटरेस्टिंग है। तो नज़र रखते हैं इंटरग्लोब एविएशन पर और ऑफ कोर्स देखते हैं कैसे इसके नंबर्स भी आएंगे। हल्की सी एक मूव आई थी निफ्टी में, 17,500 निफ्टी ने रिकवर भी किया है, इस पर रखने की नज़र आई। सही टाइम पर आ रहा है जैक की तरफ से उनका एक जैकपॉट कॉल भी। बताया जाए दीप, वेदांता इसका पुट ऑप्शन खरीदे आप 260 के स्ट्राइक का। ये 6 रुपये 50 पैसे 6 रुपये 55 पैसे के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहे हैं, इसको खरीदना है। वेदांता वीक है दीप ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो। एंड इसमें खास बात ये है कि कुछ दिन पहले भी इसमें एक वीकनेस देखने मिली थी, थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आई एंड रिटेस्ट किया इसने अपना ब्रेकडाउन एंड फिर से अभी एक फॉलोअप सेलिंग देखने मिली है। तो ओवरऑल अगर आप वेदांता देखेंगे दीप तो इसमें एक क्लियरली एक साइडवेज कंसोलिडेशन का टेक्निकली ब्रेक डाउन भी देखने मिला है एंड ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी वीक लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग आपको ऑन द डाउन साइड यहाँ पे 250 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, इसलिए थोड़ा मैं आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन दे रहा हूँ बिकॉज वोलेटिलिटी काफ़ी बढ़ गई है। सो 260 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदे यहाँ पे एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस जो होगा दीप दैट वुड बी एट 4 रुपीज़ 65 पैसे, 4 रुपये 65 पैसे पे एक स्टॉप लॉस लगा है विच इज़ अराउंड 2 रुपीज़ डाउन साइड। टारगेट्स ऊपर में दीप निकल कर आ रहे हैं इसके 9.5, 9.5 रुपये का पहला टारगेट, 11 का दूसरा टारगेट। एक अच्छा खासा कट आपको वेदांता में देखने मिल सकता है दीप। एंड मेटल्स में ओवरऑल सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है जिसमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा वीकनेस मुझे नजर आ रही है। 260 वाला लेना सीधा कॉल, इतना पुट ऑप्शन नीचे का, इतना नीचे का जय। बिल्कुल अनिल जी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसमें एक अच्छा मूव नीचे की तरफ लगभग 250-55 तक आ सकता है। मैंने आउट ऑफ द मनी अनिल जी इसीलिए दिया है बिकॉज आज मार्केट में हमें काफ़ी मूव देखने मिला ऑलरेडी डाउन साइड में। अगर थोड़ा साइडवेज भी चले जाता है अनिल जी तो एट द मनी या इन द मनी में आपका तुरंत एसएल हो सकता है, यहाँ पे आपको बने रहने मिल सकता है। और अगर डीप कट आ गया अनिल जी तो इसमें पैसा इमीडिएटली बन ही सकता है बिकॉज पूरी ऑगस्ट सीरीज बाकी है। सो विल गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो बढ़िया है और दीप कट आ गया तो फिर दीप का क्या होगा, मुश्किल हो जाएगी। ओके ज़्यादा ही चलिए, तो ये है वेदांता। बट थोड़ी नीचे से रिकवरी हुई है, पौने 200 पॉइंट बैंक निफ्टी रिकवर हुआ है। निफ्टी भी सर 19,500 को रिकवर कर चुका है। 550 आपने मैजिक फिगर बोला, वो जितना गिरा है उस हिसाब से तो हम गिर गए। हाँ, उससे तो इस वो हम एडजस्ट हो गए। प्रॉब्लम ये है कि डाउ कितना गिरा है किसको पता। हाँ 200 से काम चला लेगा, 500 करेगा, भगवान जाने। एक्चुअली शाम के लिए यही डर है ना कि क्या हो सकता है किसी को नहीं मालूम है। क्योंकि 17 दिन से बढ़ रहा है ना, तो घटना है तो बहुत बढ़िया ताकत है, जैसे हमारे बाजार की ताकत है। तो अभी किसी को तो 20,000 में कूद के लेना था, 19,500 400 मिलेगा तो किसी को लेना तो ले भी सकता। तो यू नेवर नो एक्चुअली। वो मेरे ख्याल से इसलिए मैं सुबह से अपना स्टैंड क्लियर दिया आज कल। पॉकेट में ध्यान से सो क्या बोला, हाथ ऐसे बांध के रखो, पॉकेट में रखो, कीबोर्ड पे जाना नहीं चाहिए। गलती से वो F1 बन गया तो हाँ बिल्कुल जाना नहीं। F1 F तो कुछ भी दबाओगे तो मतलब मस्ती करने के बहुत पैसे लगते हैं, ध्यान रख लेना। देखो मजा आ रहा है ना शो में, क्या पर नहीं आ रहा है तो चलो तैयार है कुशल। कुशल HPCL के नंबर बताओ कैसे आएंगे बताओ। लाइफ सेवर है हाँ। अच्छे बताना देखो कुशल। और ये बताओ कि क्या इस बार HPCL हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट करेगा। अब देखते हैं मजा आता है कि नहीं आता है। सर प्रॉफिट के हिसाब से तो काफ़ी बेहतरीन हो सकता है। 80% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। सही में कि मैंने बोला उसके बाद चेंज किया आपने। अनुमान यही था ना ओरिजिनल? अनुमान तो यही है सर। अनुमान 3,222 करोड़ था पिछले एक तिमाही में, इस बारी 5,827 करोड़ ये कंपनी अपना मुनाफा दर्ज कर सकती है। 81% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। हालांकि आय ऑलमोस्ट फ्लैट रहेगी, करीबन 1,09,000 करोड़ पर। कामकाजी मुनाफा 8,371 करोड़ पर रह सकता है। 74% की ग्रोथ यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। 4.4% से मार्जिन बढ़कर 7.7% ये कंपनी घोषित कर सकती है। ऑफ कोर्स जिस तरह से कच्चे तेल में गिरावट आई है, कंपनी की जो मार्केटिंग मार्जिन्स हैं वहाँ पर आपको अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है, जिस कारण से कंपनी के ऑपरेशनल प्रदर्शन पर अच्छा आपको रुझान देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट डीजल की जो मार्केटिंग मार्जिन्स हैं वो 10 रुपये प्रति लीटर रह सकती है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 2 रुपये प्रति लीटर यहाँ पर इनकी मार्जिन्स बढ़ती हुई दिख सकती हैं। घरेलू रिटेल बिक्री में भी अच्छी खासी बढ़त की उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। इसी वजह से कंपनी की ओवरऑल
ओवरऑल एक तो ऑपरेशनल लिहाज से और साथ ही बॉटम लाइन फ्रंट पर काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन रह सकता है। ओके, परफॉर्मेंस तो अच्छा आनी चाहिए, फिर स्टॉक इतना घटा हुआ क्यों है, मुझे समझ नहीं आ रहा। रिएक्शन कैसा आएगा? HPCL 3% नीचे, ये 3 दिन पहले 310 रुपए पे ट्रेड किया करता था। 3-4 दिन, जरा हफ्ते भर का चार्ट दिखाओ, मुझे याद है अच्छे 305 310 में देखा था मैंने इसको। BPCL के रिजल्ट के जस्ट पहले BPCL IOC दोनों दे चुके हैं, नंबर्स तो तगड़े आए, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम वही आ रही कि नंबर्स के बाद स्टॉक चल नहीं रहे। नहीं, दोनों BPCL और IOC नंबर्स के बाद घट गई, ये नंबर के पहले घट गया है। तो क्या उल्टा होगा इसके साथ? मुझे क्या पता मैं तो जैसे पूछ रहा हूँ, तो कौन बताना चाहेगा भाई HPCL के चार्ट्स या कोई राय फंडामेंटली टेक्निकली आप में से? ओ बंसल जी गजब, बंसल जी एकदम डिप्रेशन से बाहर निकल के तैयार है जैसे राय देने के। जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, मैं ना राय बता रहा हूँ ना चार्ट बता रहा हूँ। अनिल जी मैं आपको अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। देखिए आपने अभी कुशल से पूछा HPCL क्या अपने हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट देगा? यस। तो अनिल जी आउट ऑफ सिलेबस आपने सवाल पूछा अनिल जी, क्योंकि Yes. आप जनरली, मैं तो ये सोच रहा था कुशल क्रिकेट पे तैयारी करके आए होंगे, बट अनिल जी कुशल ने जिस कॉन्फिडेंस से आंसर दिया, तो अनिल जी हमारे जमाने का वो था ना इंजमामुल हक अनिल जी, वो याद आ गया, आर बॉयज प्लेड वेल, तो कुशल प्लेड अनिल जी वेरी वेल, मतलब कि बोलना चाह रहा हूँ हैट्स ऑफ है कुशल को अनिल जी, बहुत कॉन्फिडेंटली अनिल जी कुशल ने अनिल जी आंसर दिया है। बहुत ही बढ़िया, लेकिन कुशल को ये समझा दीजिए कि कॉम्प्लीमेंट था या मतलब आप चिढ़ा हैं, वो बता दीजिए। अगर कॉम्प्लीमेंट अनिल जी, कॉम्प्लीमेंट अनिल जी, क्या बात कर रहे हैं, ऐसा लगा नहीं चलिए, इंजमामुल हक जैसे लग रहे हैं कुशल आप, ऐसा बंसल जी का कहना है, वैसे लग रहे हैं ये, ऐसा बंसल जी कह रहे हैं। ओके, रन आउट ना हो जाए। हाँ, सबसे ज्यादा रन आउट इंजमाम के थे, उनके और सबसे ज्यादा करवाए भी थे दूसरे बैट्समैन के भी, इंजमाम करवाते भी थे, और सबसे भी होते बेस्ट मुझे पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में दो ही लोगों का मजा आता है देखने में। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन या तो इंजमामुल हक या MS धोनी, तीसरे में किसी में मजा नहीं आता, दोनों का लास्ट तक सुनने में मजा आता है। धोनी जी क्या बोलेंगे, उनका आनंद ही अलग है, और इंजमामुल हक वो भी अलग आनंद है। सबसे बड़ी बात, बंसल जी क्यों ज्यादा देखते हो ना, बंसल जी को ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि चलो कोई तो है जिससे मेरी इंग्लिश बेटर है। बोले 2-4 जन्म तक तो इंजमामुल हक बंसल जी से बेहतर नहीं कर पाएंगे, ये पक्का है। ओके, आइए बढ़ते आगे। सन फार्मा, इसके आएंगे रिजल्ट्स कल, कैसे रहेंगे रिजल्ट्स? और हाँ, सन फार्मा के साथ लुपिन भी आए, तो दोनों ही फार्मा के रिजल्ट्स है, दोनों दिग्गज हैं। नूपुर, दोनों के हैं आपके पास? दोनों बताएंगी? बिल्कुल सर, बताइए। सन फार्मा से शुरुआत करते हैं। HPCL की तरह तो यहाँ पे नतीजे इतने शानदार नहीं आने वाले, एकदम सुस्त क्वार्टर रहा है सन फार्मा के लिए, क्योंकि कंपनी की आय देखें तो सिर्फ 9% की ग्रोथ हम यहाँ पे लेके चले। कामकाजी मुनाफा बिल्कुल फ्लैट या 5% की ग्रोथ आपको आती हुई दिखेगी। मार्जिन 25% के किए थे पिछले साल कंपनी ने, इस बार भी 25% के ही आते दिखेंगे, और मुनाफा भी देखें तो बिल्कुल फ्लैट 2030 करोड़ के आसपास आते हुए नजर आएगा। बेस में फॉरेक्स का एडजस्टमेंट भी आपको दिखेगा, तो वो भी एक नोट रखना है आपको। टायरो की हमने देखे कि नतीजे तो थे वो काफ़ी कमज़ोर आते हुए दिखे थे, जिसका असर कंपनी पर भी दिखेगा। अमेरिका की आय में उम्मीद तो है 10% की ग्रोथ आएगी। बाकी कंपनी की कमेंट्री भी पॉजिटिव रही है कि सप्लाई के कंसर्न सॉर्ट आउट हुए, प्राइसिंग प्रेशर्स भी अब कम हुए। तो देखना होगा कि मैनेजमेंट की क्या आगे चल के क्या कमेंट्री होती है अमेरिकी आय पे। घरेलू में भी देखें तो सिर्फ 8% की ग्रोथ लेके चल रहे। कुछ स्पेशलिटी के बिजनेस है, वहाँ पे थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस आ सकती है। हलोल में इंपोर्ट अलर्ट ऑलरेडी चल रहा है, जिसका असर इस क्वार्टर में आपको नजर आएगा। R&D के खर्चे बढ़े, जिसके चलते मार्जिन इस बार बिल्कुल फ्लैट आते हुए दिखेंगे। तो सन फार्मा के नतीजे बिल्कुल फ्लैट सुस्त इस क्वार्टर में रह सकते हैं। लुपिन की बात करें तो वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी की आय 22% से बढ़कर आ सकते हैं। यहाँ पे जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी आपको नतीजे अच्छे दिखेंगे। हालांकि लुपिन में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो बेस है वो काफ़ी लो है, जिसके चलते आपको आउट परफॉर्मेंस YY बेसिस पे नजर आएगी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी उम्मीद है कि नतीजे अच्छे हो सकते हैं। कामकाजी लेवल पे देखें तो मुनाफा करीबन 704 करोड़ के आसपास आता दिखेगा। मार्जिन 6% के थे, बढ़कर 15% की उम्मीद है, और मुनाफा भी देखें तो इस बार 265 करोड़ का आ सकता है।
पिछले साल कंपनी ने घाटा किया था करीबन 90 करोड़ के आसपास का, तो बेस काफ़ी लो है, उस पर अच्छे नतीजे आपको लुपिन की तरफ से आते हुए दिखेंगे। एपीआई सेगमेंट में 15% की ग्रोथ लेके चल रहे हैं और घरेलू में भी देखें तो 10% की ग्रोथ आ सकती है। एक्सेप्शनल इनकम यहाँ पे आएगी, माइलस्टोन अग्रीमेंट जो हुआ है कंपनी का उसके चलते $25 मिलियन के आसपास की एक एक्सेप्शनल इनकम भी आपको इस क्वार्टर में दिखेगी। तो मार्जिन के सुधार की उम्मीद है। तो सन फार्मा बिल्कुल सुस्त नतीजे और लुपिन के काफ़ी अच्छे आ सकते हैं। सन फार्मा ठीक ठाक नतीजे, लुपिन के बढ़िया नतीजे आएंगे, आप ये कह रही हैं? बिल्कुल। ओके, तो नज़र रखेंगे दोनों काउंटर्स पर और दोनों ही एक्टिव रहे। लुपिन करीब 1000 के करीब है। आई थिंक आज कुछ अप्रूवल भी आया था। डेज हाई पर लुपिन ट्रेड कर रहा है, ये इंटरेस्टिंग है इस काउंटर के लिए। एक बार इसकी राय लेते हैं चार्ट पर। सचिन जी जरा देखें, लुपिन 1000 के जस्ट नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है, डेज हाई पर है काउंटर सर। दीपांशु, आई थिंक दोनों काउंटर्स अगर हम देखें तो मुझे लग रहा है सन फार्मा में अभी भी एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। लगभग 1170-1180 के आसपास के स्विंग्स बनने की विजिबिलिटी है। एंड जिस तरीके से वापस इसने अपने बेस को रिस्पेक्ट किया है 1130 के आसपास का, तो मुझे लग रहा है 1120 के स्टॉप लॉस के साथ वहां पर लॉन्ग पोजीशंस अभी भी बनाए जा सकते हैं। एंड लुपिन का अगर हम डेटा देखें तो मुझे लग रहा है यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे थोड़ा सा एक हर्डल है 1010 के आसपास का, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर बड़ी मूव आई थिंक इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट के ऊपर ही अनलॉक होगी। बट फिलहाल जिस रफ्तार से ये पर्टिकुलर स्टॉक चला है, काफी बड़े ओवरबॉट टेरिटरी में ऑलरेडी ये ट्रेंड हो रहा है, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए। भले ये पर्टिकुलर मूव 1010 तक एक्सटेंड होने की पॉसिबिलिटी लग रही है, बट ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है रिवॉर्ड टू रिस्क यहाँ पर इतना स्वीट नहीं है। तो आई थिंक सन फार्मा में एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लुपिन मुझे लग रहा है 1010-1020 के ब्रेकआउट के बाद ही रिव्यू करना चाहिए। ये है आपके लिए लुपिन पर राय। सन फार्मा पर रखिए नजर, थोड़ा चार्ट के लिए एक्टिव लग रहा है, हालांकि दोनों स्टॉक्स मोमेंटम में डेज हाई पर है। लुपिन इस समय, सन फार्मा करीब 5% नीचे आपको दिख रहा है। नंबर्स पर ही पूरा फोकस है। कल आएंगे भारतीय एयरटेल के नतीजे, ये इंटरेस्टिंग काउंटर है। आइए एक बार कुशल से राय ली जाए, कैसे रह सकते हैं नंबर्स, कुशल बताइए। देखिए, नंबर्स के लिहाज से तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अच्छा ही प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। खासकर रेवेन्यू फ्रंट पर आप देखिए करीबन 2.2% की बढ़त के साथ 36,800 करोड़ ये कंपनी आय घोषित कर सकती है। कामकाजी मुनाफे के लिहाज से भी 2.7% करीबन 2.3% की ग्रोथ रहेगी 19,200 करोड़ पर। कंपनी की मार्जिन्स 51.9% के मुकाबले इस बार 52.2% होने का अनुमान लगाकर चल रहे हैं हम। और साथ ही कंपनी का मुनाफा भी आप देखिए 13.5% गिरकर 2600 करोड़ रुपए ये कंपनी अपना मुनाफा भी घोषित कर सकती है। जहां आरपो का सवाल है, करीबन 2.5% की ग्रोथ के साथ 198 हम उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। एंड भारतीय जो वायरलेस कारोबार है वहां पर तो 4% की ग्रोथ उम्मीद लगाकर चल रहा है स्ट्रीट। बट दूसरी तरफ आपको अगर अफ्रीकी कारोबार देखना है तो वहां पर करीबन 2% की ही ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, क्योंकि नाइजीरियन करेंसी में जिस तरह की डिवैल्यूएशन होती हुई दिखी है उस वजह से कंपनी की जो अफ्रीका का प्रदर्शन है वहां पर थोड़ा धीमापन आपको आता हुआ दिख सकता है। हालांकि जो गैर मोबाइल कारोबार है, जो नॉन मोबाइल बिजनेस है, वहां पर अच्छी खासी ग्रोथ कंपनी ने की है। तो इस वजह से ओवरऑल टॉप लाइन नंबर्स अच्छे रहेंगे, मार्जिन पर भी अच्छा रुझान रहेगा, मुनाफे पर हल्की सी थोड़े से दबाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो लार्जली मिले जुले कह सकते हैं भारतीय एयरटेल के नंबर्स। मिले जुले रह सकते हैं भारतीय एयरटेल के नंबर। सुमित जी से एक बार चार्ट चेक भी ले लिया जाए। सुमित जी, भारतीय एयरटेल सर 1.5% नीचे इस समय। दिपांशु, भारतीय एयरटेल के अंदर भी ऊपरी लेवल से थोड़ा दबाव देखने को मिला है। भारतीय एयरटेल भी पिछले 4 दिनों में ऊपरी लेवल से दबाव दिखा रहा है। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 860 रुपए 870 रुपए के पास है, यानी पोजिशनल ट्रेंड इसका पॉजिटिव है। 860 870 का लेवल अगर नीचे में दिखता है तो लोअर लेवल्स पर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। और बड़ी तेजी और बढ़िया मूव ऊपर की तरफ बनेगा जब स्टॉक एक बार ऊपर में 900 का लेवल कन्विंसिंगली ब्रेक करेगा। तो फिलहाल इसकी रेंज पकड़ के चले, 860 नीचे में, 900 ऊपर में। 900 का लेवल टूटने के बाद पोजिशनल तौर पर यह 4 डिजिट में स्टॉक आने वाले समय में दिखाई देगा। यह है आपके लिए भारतीय एयरटेल। अच्छा, इस बीच एक बात मुझे याद आई, वो आशीष सर ऑफिस आने की बात कर रहे थे हमारे। अच्छा, कब? आशीष जी शो के लिए कब आ रहे हैं सर ऑफिस? आई मीन स्टूडियो। अनिल जी, नेक्स्ट वीक मंडे से आपके साथ। ओके, मंडे से? हाँ जी, मंडे से अनिल जी, मंडे को नहीं, मंडे से। ये क्या मतलब? काम ये कुछ और लंबा हो गया काम। अच्छा, बाय द वे, आपने हमारा स्टूडियो किस एरिया में ये पता तो है ना आपको? बिल्कुल अनिल जी, बताएं।
अनिल जी एरिया में नहीं पता, मतलब आप ये मुझसे पूछिए कि आपको आपको आपका सेकंड ऑफिस कहाँ है, ये तो पता है ना। सेकंड ऑफिस सेकंड ऑफिस ये कौन सा है? ये हमारा जो एरिया है वो है लोअर परेल मुंबई में, और लोअर परेल का नाम बदल गया अब। वैसे क्या है, बीच में है ना कुछ ऐसे बड़े बड़े बिल्डर्स हैं जिन्होंने अपने एकदम लग्जरियस प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाए, मतलब एकदम है ना टॉप क्लास, बड़े बड़े एकदम हाई फाई, और नाम उसका अपर वर्ली रखा है। अपर वर्ली मतलब लोग वर्ली समझे, परेल थोड़ा सा एलएस काइंड ऑफ स्लोगन, लेकिन लोगों ने अभी वापस इसका नाम बदल दिया है। अच्छा, अब क्या? पहले लोअर परेल था, अब इसका नाम कर दिया है स्लोअर परेल। एनी आइडिया स्लोअर परेल नाम क्यों किया है? कोई बता सकता है? देखो मुंबई वालों को तो खैर नहीं, दिल्ली वालों को तो नहीं भी पता, कोई बात नहीं, मुंबई वालों को पता होना चाहिए। पहले अच्छा जय बताए उससे पहले मैं आउटसाइडर्स को मैं ऑप्शन देना चाहूँगा। जी बंसल जी। अनिल जी, वो आशु जी का जो सेकंड ऑफिस है उसके पास वाला जो फ्लाईओवर था जो 2018 से बंद था, उसकी शायद बनने की उम्मीद बिल्कुल खत्म हो गई, इसलिए नाम लोअर से हटा के स्लोअर कर दिया गया। अनिल जी वेरी नाइस, अच्छा गेस किया आपने। पता नहीं सही है नहीं है, पता नहीं, लेकिन गेस अच्छा किया। जी जय आप बताइए। जी अनिल जी, उसी को लगकर अगर आप देखें तो ट्रैफिक बहुत है आसपास के एरिया में अनिल जी, इसलिए ना बहुत स्लो मूविंग ट्रैफिक है, इसलिए स्लो परेल हो गया है। वेरी गुड, लगता है प्रतियोगिता दर्पण काफी पड़ी है, जनरल नॉलेज बड़ा शार्प है हमारे दोनों एक्सपर्ट का। तो बस मैं थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूँ, 3:30 बजे 10 मिनट बचे आखिर के। पहले हम करेंगे 3:20 की स्ट्रेटजी, और उसके बाद बताएंगे कि लोअर परेल क्यों है स्लोअर परेल। अच्छा, कुछ खास आ रहा है? अरे खास, एकदम खास है। बहुत बढ़िया सर। लेकिन चेक करेंगे दोनों का IQ लेवल भी। सही बात है। चलिए जय, जाना मत, शो खत्म करके बैठे रहना आप। हाँ, इधर उधर निकल मत जाना, आपका IQ लेवल टेस्ट होगा। जी आइए पहले तो फिर ले लेते हैं एलजी की स्ट्रैटेजी, अगर ये आने वाले तो उसका इंतजार है। आइए स्ट्रैटेजी पे। थोड़ा सुधरे हैं एक्चुअली अनिल जी, जो 550 की बात कर रहे थे, एग्जैक्टली 550 पर निफ्टी आ चुका है। कंफ्यूज करेगा। बैंक निफ्टी 45,000 के ऊपर आ गया, तो दोनों इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर आ गए हमारे इंडेक्स। डाउ फ्यूचर्स में हल्की रिकवरी है, 250 पॉइंट नीचे था, अभी भी नीचे, 190 पॉइंट नीचे, 250 पॉइंट नीचे आपको नैस्डैक फ्यूचर्स दिख रहा है। कमजोरी तो है अक्रॉस द बोर्ड, बट उतने कमजोर नहीं जितना आधे घंटे पहले थे। क्या करना है सर? गाना तुम इतना जो कंफ्यूज आ रहे हो ये वैसा हाल है। वैसे देखा जाए तो जिन लेवल्स पे आप बंद हो रहे हैं वही स्टॉप लॉस का लेवल है, और एग्जैक्टली वहाँ बंद हो रहे हो तो फिर आपको एक दिन इंतजार करना होता है कि भाई ज़रूरी कि आप आज मैं ट्रिगर करूँ या एक दिन रुकूँ। अब आपकी एक दिन और रिस्क देखने की ताकत नहीं, कल को समझो 100-150 और निफ्टी घट जाए, वो ताकत नहीं है, तो फिर आप आज कम करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि एवरेज क्लोजिंग थोड़ी सी नीचे आएगी, उस हिसाब से भी आज करनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी पोजीशन लिमिट में है और एक दिन रुक सकते हैं तो फिर आप कल के लिए इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि क्लियर कट आपको क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस नहीं दे रहा, क्लियर कट नहीं दे रहा। लेकिन दे रहा नहीं दे रहा, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास पोजीशन कितनी है मैनेज करने लायक। अगर आप मैनेजेबल पोजीशन में है तो एक दिन वेट कर लीजिए, नहीं है तो आज ही कम कर लीजिए। सेम बैंक निफ्टी 45,000 के ऊपर है, लेकिन आएगी क्लोजिंग 45,000 से थोड़ी नीचे ही। करेक्ट। तो ऐसा देखोगे तो एवरेज क्लोजिंग होके तो नीचे आएगी, तो उस हिसाब से आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है। यहाँ पे 19,550 के नीचे आएगी तो ट्रिगर हो जाता है, लेकिन एकदम वो प्रोविजनल देखोगे तो फाइनल क्लोजिंग तो नीचे आएगी, प्रोविजनल तो आपके ऊपर है। सो यहाँ पर भी आपको ये दिमाग नहीं लगाना कि क्लोज की कहाँ हो रहा है, ये सोचो। मतलब कभी कभी क्या है कि मार्केट को प्रेडिक्ट करने, कल का मूव डिसाइड करने, ऊपर नीचे, ये सब चीज़ों को छोड़ दो साइड में, ये आपसे नहीं हो पाएगा, काम नहीं है। ना मैं कर रहा हूँ ना आप करो, पोजीशन आप अपनी देखो, पोजीशन देखो, मुझे कितनी रात को रहे और कैसे देखना है। अगर कल 1% और गया तो अच्छा, हाँ, अगर 19,300 हुआ तो मेरा हाल क्या होगा, 44,600 हुआ तो मेरा हाल क्या होगा। बस ये सवाल आंख बंद करके अपने आप से पूछो, और फिर आप डिसाइड कर लो कि मुझे कम करना है कि नहीं करना है। क्योंकि अगर एकदम क्लियर कट स्टॉप लॉस हो रहा होता तो हम बोल देते कि भाई क्लियर कट है, हटाओ। एकदम नहीं, थोड़ा ऊपर हो रहा होता तो बोले कोई बात नहीं, रुको। अब ये ऐसी जगह जाके बंद हो रहा है, कंफ्यूज ही रखेगा वो, लिक्विड ऑक्सीजन की तरह। जीने भी नहीं देगा। हाँ, तो वैसा है। तो आई थिंक
थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट करें, बाकी कल पे छोड़ दें। नई पोजीशन तो नहीं करना ना, ये तो सिर्फ आप एग्जिस्टिंग पोजीशन सवाल ही पैदा नहीं होता। वही क्लियर। और इसलिए जब 2 बजे 2:30 बजे नीचे रहा तभी हमने कहा कि अगर आपको हल्का भी करना तो एक मौका देगा। 45-200 का मौका आपको बैंक निफ्टी में मिलेगा और 19,550 19,600 का मौका निफ्टी में मिलेगा। लगभग उनके आसपास आ गए आपको हल्का करने के लिए, चाहे कम रिस्क करनी तो कर दीजिए। ठीक है सर, गॉट इट। चलिए, ये है इस समय की स्ट्रैटेजी डेटा एनालिजी की तरफ से। आइए आइशर मोटर्स, इस पर एक कर लेते हैं फोकस। नंबर्स आएंगे। कुशल, एनफील्ड के बिक्री अच्छी आई थी बट थोड़ी अनुमान से कम आई थी, बट ओवरऑल आइशर के नंबर्स कैसे रहने वाले हैं ये बताइए। देखिए, ओवरऑल तो नंबर्स अच्छे ही रहने की उम्मीद लगाकर चल रहा है बाजार, क्योंकि 20-22% की ग्रोथ रेवेन्यू फ्रंट पर एक्सपेक्टेड है। साथ ही कामकाजी मुनाफा भी करीबन 18-19% ग्रो करता हुआ दिखेगा। मार्जिन स्टेबल रहने की उम्मीद लगाकर चल रहा है एनालिस्ट। इनफैक्ट 24.5% के मुकाबले 24.1%, और कंपनी का जो मुनाफा है वो करीबन 40% ग्रो कर 855 करोड़ पर रह सकता है। यानी कि टॉप लाइन कामकाजी मुनाफा और मुनाफे के फ्रंट पर, बॉटम लाइन के फ्रंट पर कंपनी बेहतरीन प्रदर्शन कर सकती है। मार्जिन हालांकि स्टेबल साइड पर रहने का अनुमान है, क्योंकि वॉल्यूम्स में ओवरऑल 20-21% की ग्रोथ है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर कंपनी की रियलाइजेशंस है वो करीबन 1.1% ही बढ़ती हुई नजर आई है। तो लार्जली जिस तरह से यहाँ पर कंपनी का प्रदर्शन है बेटा लेवल पर अच्छा रहेगा। मुनाफे के फ्रंट पर 40% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। नए प्रोडक्ट लॉन्च एंड खासकर जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो कंपटीशन है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है इनके सेगमेंट में, उसको लेकर कंपनी क्या कहती है मार्केट शेयर रिटेंशन करने के हिसाब से, ये काफ़ी अहम रहेगा इनकी इस बारे की कॉमेंट्री में। ओके, आइशर मोटर्स देखते हैं। और जो कंपटीशन शुरू है, आई थिंक हार्ली के प्राइजेस भी आज से आए हैं कुशल। तो जो कंपटीशन आया रिसेंटली बजाज और हीरो की तरफ से प्रीमियम बाइक सेगमेंट में, उस पर आइशर का क्या कहना है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। आइए डाबर, इसकी भी बात कर लेते हैं। नुपुर है ही हमारे साथ। नुपुर, इसके नंबर्स कैसे रहेंगे? बिल्कुल, जब क्वार्टरली अपडेट आया था तो काफ़ी उम्मीदें थी कि नंबर्स अच्छे रहेंगे, और नंबर्स अच्छे भी रहेंगे क्योंकि बेस में बादशाह का एडजस्टमेंट नहीं है। इस बार आपको बादशाह के नंबर्स भी आते हुए दिखेंगे। जो कंपनी ने एक्विजिशन किया था, बादशाह का जो एक्विजिशन हुआ था उसका भी इम्पैक्ट इस बार आपको क्वार्टर में आते हुए दिखेगा। कंपनी का कहना है कि उनकी जो ग्रोथ है, कंपनी की आय, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है, इंक्लूडिंग बादशाह का जो एक्विजिशन है। तो इस बार बजाज 10% की ग्रोथ लेके चल रहा है। कंपनी की आय में 3,113 करोड़ के आसपास की आ सकती है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो 11% की ग्रोथ यहाँ पर भी लेके चल रहे हैं। मार्जिन्स 10 बेसिस पॉइंट से बढ़कर 19.2 से बढ़कर 19.3% के आसपास आ सकते हैं। और मुनाफा भी देखें तो 5% की ग्रोथ यहाँ पर भी लेके चल रहे हैं। घरेलू कारोबार, जो डोमेस्टिक कारोबार है कंपनी का, 7 से 9% की ग्रोथ वहाँ पर भी उम्मीद है कि आ सकती है। वॉल्यूम्स में 6% की उम्मीद लेके चल रहे हैं। 10% की रेवेन्यू आय में 6% की वॉल्यूम ग्रोथ होगी और 4% की आपको वैल्यू ग्रोथ नजर आएगी। महंगाई के कम होने से मार्जिन्स में सुधार की उम्मीद है। मैनेजमेंट की कमेंट्री पॉजिटिव आई थी जब क्वार्टरली अपडेट आया था, उसमें उनका कहना था कि शहरी और ग्रामीण दोनों में ही मांग में सुधार है, जिसके चलते ऑपरेटिंग मुनाफा भी बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। इंटरनेशनल कारोबार की बात करें तो 12% की ग्रोथ यहाँ पर भी लेके चल रहे हैं। तो बेस में आपको एडजस्टेड नंबर्स नहीं है, बादशाह के नंबर्स नहीं है। इस बार बादशाह का जो एक्विजिशन हुआ था उसके भी नंबर्स आते हुए दिखेंगे, तो आपको अच्छे नंबर्स नजर आएंगे डाबर के। ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ भी फिर अच्छी है 6% की। चलिए देखते हैं डाबर कैसी रहती है इसकी परफॉर्मेंस। स्टॉक वैसे ठीक है, ज्यादा कमजोर नहीं है, 0.5% नीचे। आइए कैश का ऑप्शन लेकर तैयार हैं जय ठक्कर। बताया जाए। दीप, खरीदना है पुट ऑप्शन, बट निफ्टी का नहीं है, बैंक निफ्टी का खरीदना है। एंड 10 अगस्त की एक्सपायरी का खरीदना है। 44,700 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन 207 रुपये पर खरीदे अभी। कल अगर समझिए ऊपर आया और खुला भी ऊपर, अगर दीप और बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन अगर नीचे आया 150 के आसपास आया तो फिर से खरीदे 140-150 की रेंज में। बट ओवरऑल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस बाउंस शुड एज ऑफ नाउ बी यूटिलाइज एज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। इसलिए सुबह निफ्टी भी दिया था, कल भी वही दिया था पुट ऑप्शन निफ्टी का जी, बिकॉज हाई लेवल्स पर एक बिकवाली तो नज़र आ रही है। ओवरसोल्ड है एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू, बट देन 208 पर खरीदे। अगर 140-50 के रेंज में कल मिला इन केस तो खरीदिएगा। स्टॉप लॉस 74 का रहेगा, 74-75 का ना क्लोजिंग बेसिस दी पे 10 अगस्त की एक्सपायरी का है। टारगेट्स ऊपर में 325 ये पहला टारगेट रहेगा मेरा। सेकंड टारगेट विल बी 400, सो 325, 400 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे। ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है दीप, बैंक निफ्टी इज हेडिंग टुवर्ड्स 44,500, इफ नॉट टुमारो देन एटलीस्ट टिल दी नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी के आसपास ये देखने मिल सकेगा। ओवरऑल सेटअप के हिसाब से ऊपर 45,500 के ऊपर ही एक रिवर्सल मानना चाहिए। टिल देन द ट्रेंड इज
साइडवेज टू नेगेटिव। संदीप, एक जैकपॉट भी अगर आपकी अनुमति हो तो वो भी दे दो। बिल्कुल, जय का जैकपॉट भी। बताएं जय। SBI लाइफ में दीप शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप होते हुए नजर आ रही है। 1270 के आसपास ट्रेड कर रहा है SBI फ्यूचर्स, इसको SBI लाइफ फ्यूचर्स इसको बेचे एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका होगा 1295 का। टारगेट्स दीप नीचे में निकल कर आ रहे हैं इसके 1238 से लेकर 1210। सो 1238 1210 ये दो टारगेट्स के लिए SBI लाइफ फ्यूचर्स को बेचे। इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा जो अप ट्रेंड हमें देखने मिला था वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है। देयर इज अ क्लियर सेल क्रॉस ओवर इन शॉर्ट टर्म मोमेंटम इंडिकेटर्स एज वेल। है आपके लिए जय की तरफ से SBI लाइफ पर ट्रेड आते हुए दिख रहा है, तो थोड़ा बाजार में मूवमेंट है, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आ रही हैं और कुछ शॉर्ट कॉल्स और आपके लिए आती हुई दिखी हैं। फिलहाल डेज लो से तो रिकवर होकर बाजार बंद होने के लिए तैयार है, बट नॉनदलेस 1% का कट निफ्टी पे आपको दिखेगा, 1% सेंसेक्स और 1.25% आपको कट आते हुए दिख रहा है बैंक निफ्टी पर। सिर्फ 6 या 7 निफ्टी स्टॉक्स ने होल्ड आउट करा है। डिवीज लैपटॉप गेनर था 1.5% ऊपर, नेस्ले, HUL, एशियन पेंट्स, टेक महिंद्रा और अल्ट्राटेक। 7 स्टॉक्स में से 6 स्टॉक्स आपके डिफेंसिव थे, फार्मा या फिर FMCG और एक IT काउंटर भी। गिरावट कहां पर थी? हीरो मोटोकॉर्प ऑटो बिक्री कमजोर आई, ईडी की छापेमारी हुई है, जो कंपनी ने कहा कि हाँ हुई है पवन मुंजाल साहब के प्रेमाइसेस पर, उसका कॉन्फर्मेशन आया और स्टॉक 2 दिन से वैसे भी कमजोर है। मेटल्स जो कल तक बड़े मजबूत दिख रहे थे, आज ग्लोबल गिरावट में सबसे आगे थे नीचे गिरने में, तो टाटा स्टील आपके लिए फिसला है, JSW स्टील हिंडाल्को पर भी प्रेशर दिखा है, वेदांता की भी बात हो रही थी। ऑटो स्टॉक्स भी कमजोर रहे, आइशर मोटर्स में आपने कट देखा है, कल इसके नंबर्स भी आएंगे, बजाज ऑटो में आपने कमजोरी आते हुए देखी है, एंड ऑफ कोर्स दिग्गज बैंक्स में तो वीकनेस थी ही। अक्रॉस द बोर्ड बैंकिंग स्टॉक्स कमजोर थे, SBI ले लीजिए, एक्सिस ले लीजिए, HDFC बैंक हो गया, कोटक हो गया, ICICI हो गया, ये सारे स्टॉक्स आपको फिसलते हुए दिखे हैं। ITC भी आज कमजोर था, करीब 1% फिसलते हुए दिखा है। पावर ग्रिड में लगातार दूसरे दिन आप बड़ी गिरावट देख रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज करीब 1% नीचे था, ये भी बाजार की वीकनेस में योगदान दिखाता हुआ। 12 के 12 बैंक निफ्टी स्टॉक्स नेगेटिव थे, एंड में थोड़ी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक पर रिकवरी आई है, अदरवाइज बाकी सारे बैंक निफ्टी कंपोनेंट्स में आपको वीकनेस ही दिखी है। वोडाफोन आइडिया आज 5.5% गिरा है, पिरामल एंटरप्राइजेस 0.5% गिरा है, कैनरा बैंक, BHEL, मैक्स फाइनेंशियल, GNFC, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, नैल्को, टाटा पावर, पेट्रोनेट, हिंदुस्तान कॉपर, HAL। रुक जाओ दीप, घंटी बज गई सारे। मैं तो अभी पूरी लिस्ट ही निकाल देता। अब कल काम आएंगी, जो कल काम आएंगी, कल काम आएंगे, फायदा नहीं ना अभी, क्या आज जो होना था हो गया, बंद हो गई। मैं तो कब से इंतजार कर रहा था कि घंटी बजे, सुमित जी से सीखो। हाँ, सुमित जी ने स्कूल के जमाने से घंटी बजने के 40 मिनट पहले से काम करना बंद कर दिया। बैग पैक करके तो काम कल करते ही नहीं होता था। आप घंटी बजने के बाद भी लगे हैं बोले जा रहे हैं, तो इसलिए सुमित जी ने कहा कि उन्हें डिप्रेशन तो आ जाए। हाँ, आइए, लेकिन टेस्ट करना है हमें जनरल नॉलेज IQ लेवल बंसल जी का भी और जय ठक्कर का भी। यार बंसल जी से ये जानना है कि दिल्ली, मतलब इतना चैनल चेक का आदमी कौन करता है? दिल्ली में रहते रहते भी मुंबई की जानकारी रखना है, ये तो मतलब कुछ जरूरत से ज्यादा हो गया एक्चुअली, है ना? yes. मैं बता दूं आपको, मुंबई में 21 किलोमीटर लंबा बन रहा है ट्रांस हार्बर लिंक। कितना? 21 किलोमीटर का, और करीब करीब 35 किलोमीटर लंबी बन रही है अंडरग्राउंड मेट्रो जी, ठीक है, दहीसर से भाईंदर से लेके पूरा कोलाबा तक, ठीक है। समुद्र को पूरा ऊपर मिट्टी विट्टी डाल के ये करके 30 किलोमीटर की कोस्टल रोड भी बन रही है। अब इससे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ और कैसा बना है? सबका काम परफेक्ट चल रहा है, एकदम तेजी से, बढ़िया, शानदार। लेकिन हमारे नाक के नीचे यहाँ पर लोअर परेल, जो कि 1 किलोमीटर से भी छोटा सा एक पुल है, ब्रिज है, जो पहले से बना हुआ था अच्छा खासा, उसको तोड़कर बनाया जा रहा है। लोअर परेल ईस्ट और वेस्ट को जोड़ने वाला ये पुल है, और इसको तोड़कर बनाने की प्लानिंग 2018 से चल रही है, लेकिन पुल का काम तेजी से बढ़ने के बजाय इसकी डेडलाइन ही बढ़ रही है, काम नहीं बढ़ रहा, डेडलाइन बढ़ रही है। हमारे संवाददाता सुबोध मिश्रा ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट बनाई, पहले मैं आपको दिखाता हूँ, फिर इस पर करूंगा चर्चा। एंजॉय। यह है मुंबई का लोअर परेल इलाका, जो अब स्लोअर परेल बन गया है। इलाके की पहचान ऊंची ऊंची इमारतें, बड़ी बड़ी कंपनियों के दफ्तर और 24 घंटे भीड़ है। यहाँ हर कोई फटाफट ऑफिस पहुंचने की जल्दी में होता है, या फिर निकल कर लोकल ट्रेन पकड़ने की टेंशन में। ईस्ट हो या वेस्ट, दोनों तरफ ढेरों कंपनियों के ऑफिस हैं। पीक टाइम सड़क पर चलना दूभर होता है। मानसून में सड़क पर जल भराव से चलना और भी कठिन हो जाता है।
2018 में लोअर परेल ईस्ट और वेस्ट को जोड़ने वाले ब्रिज के टूटने से मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई। मिनटों के सफर के लिए अब घंटों का चक्कर लगता है। प्रॉब्लम्स हो रही हैं और टाइम ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पे बाइक खड़ी करके मुझे उधर जाना पड़ता है, तो इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है। 10-15 मिनट यहाँ पे निकल जाता है, ताकि टाइम पे लोग पहुँच नहीं पाते ऑफिस में, ये प्रॉब्लम आता है। मतलब काम पे जाने के लिए टाइम बहुत लेट होता है, यहाँ से रश रहता है, आने जाने के लिए जगह नहीं है। पुल 2018 में इसलिए तोड़ा गया क्योंकि पता चला था कि अंग्रेजों के जमाने में बने पुल में दरार थी। लोअर परेल में वेस्टर्न और सेंट्रल रेलवे दोनों की कनेक्टिविटी की वजह से बाकी जगहों के मुकाबले भीड़ यहाँ पर ज्यादा होती है। लोअर परेल ईस्ट और वेस्ट को जोड़ने वाले इस महत्वपूर्ण पुल का काम तेजी से होना चाहिए था, लेकिन टूटने और बनने में 5 साल पूरे हो गए। पुल के पूर्वी हिस्से का काम अधूरा है। वजह है पुल बनाने में बीएमसी और रेलवे के बीच बटी जिम्मेदारी। कोविड की वजह से तो काम काफ़ी सारा हैम्पर हो गया था, और जैसा मैंने आपको बताया कि रेलवे जो बीच वाला पोर्शन कंस्ट्रक्ट कर रही थी, थोड़ा कंस्ट्रक्शन में फॉल्ट आने की वजह से पूरा के पूरा जो ब्रिज है उसे डिसमेंटल करना पड़ा और उसको फिर से रीरेक करना पड़ा। सवाल यह है कि शहर के सबसे महत्वपूर्ण समझे जाने वाले बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में इतने अहम प्रोजेक्ट को लेकर किसी को फिक्र क्यों नहीं है, जबकि यहीं से सटे एल्फिंस्टन इलाके में सितंबर 2017 में भीड़ और सकरे रेल ब्रिज की वजह से भगदड़ में 22 लोगों की जान चली गई थी। लेकिन प्रशासन शायद पुरानी दुर्घटनाओं से सीखना जरूरी नहीं समझता। लेट लतीफी का आलम यह है कि 2018 में गिरे 225 करोड़ रुपए की लागत वाले पुल का कंस्ट्रक्शन 2020 में शुरू हुआ, जिसे मई 2022 तक पूरा होना था। लेकिन तारीख पर तारीख के बाद अब नई तारीख सितंबर 2023 है। क्या है? टाइम वेस्टेज है, प्रेशियस टाइम। ये कॉर्पोरेट सेक्टर के जो एम्प्लॉयज हैं, डायरेक्टर्स हैं, टॉप मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, सबका टाइम वेस्ट हो रहा है। इधर क्या कर रही है गवर्नमेंट? देरी के पीछे कई बार दलील कोविड महामारी और मॉनसून की भी दी जाती है, लेकिन इसी शहर में मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक जैसा प्रोजेक्ट भी बन रहा है। मेट्रो के अंडरग्राउंड और कठिन प्रोजेक्ट बखूबी बन रहे हैं। कोविड जैसी महामारी हो या मानसून, देरी के लिए कई बार इस तरह की दलीलें दी गई, लेकिन यही वो मुंबई है जहां पर हार्बर लिंक रोड का प्रोजेक्ट हो या फिर कोस्टल रोड का, हर प्रोजेक्ट अपनी रफ्तार से समय पे पूरे हो रहे हैं। लेकिन पिछले 5 साल से ये 90 मीटर का ब्रिज अपने पूरे होने की राह देख रहा है। कैमरामैन सागर पाटिल के साथ सुबोध मिश्रा, जी मीडिया, मुंबई। तो पूरे मार्क्स हमारे बंसल जी को और जय को, उन्होंने एकदम सही अंदाजा लगाया। बंसल जी, आपने अंदाजा लगाया कैसे कि लोअर परेल, मतलब ये इसी वजह से? नहीं अनिल जी, नॉलेज है, और मैं अनिल जी अकेला नहीं हूँ। पूरे मार्क्स मेरे को नहीं अनिल जी, मेरे साथ कुणाल जी को भी, तो हमें तो डबल मिल गया अनिल जी। जैसे ना डबल कैसे, आधे आधे हो गए। ऐसा हमको जोड़ बाकी गुणा भाग बराबर आता है, हम तो आधे आधे, ऐसा थोड़ी है। चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? अच्छा, बाय द वे, अगर ये फ्लाईओवर बना होता तो आज बग्गा साहब सुबह हमारा एबी ऑफ ग्लोबल मार्केट्स स्टूडियो से कर रहे थे। अब बग्गा साहब को जाने के लिए गाड़ी में 1.25 घंटा लग गया, आने में टाइम 30 मिनट दिखा रहा था, अब पहुंच नहीं पाते। मैंने कहा सर आप तो जूम से ही कर लो, बढ़िया है, मतलब नहीं तो आज स्टूडियो में, नहीं तो स्टूडियो में आराम से मजा आता था। तो बताने के पीछे पर्पज है, बाकी तो हम ये ऐसी स्टोरी नहीं बताते, लेकिन अगर आशु जी सोमवार से अगर ये बोल रहे हैं तो फिर आशु जी को बता देना जरूरी कि कितनी बाधाओं को पार करके आशु जी टाइम लेकर निकले। बंदा आसान काम नहीं है, इस तरह की सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याएं भी एंकर्स को ही झेलनी पड़ती है। ओके, आगे के एक्शन पर भी रखते हैं फोकस। बाजार बंद होने के बाद हर्बल प्रोडक्ट्स, इन दिनों देश में हर बीमारी के इलाज के लिए हर्बल प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं। डायबिटीज है, येलो हर्बल। मोटापा है, येलो हर्बल। अगर आपको कब्जियत है, पेट में गैस बनती है, मतलब जो बीमारी हो, हर्बल प्रोडक्ट तैयार है। हैरानी की बात तो ये कि अब कुछ लोग किडनी, लीवर, हार्ट, ऐसी थोड़ी जो हाई लेवल की बीमारियां हैं, उनके लिए भी हर्बल प्रोडक्ट से इलाज करने का दावा कर रहे हैं। मुंबई में पिछले दिनों ऐसा ही एक केस हुआ, एक महिला की हो गई किडनी फेल। बाद में पता ये चला कि जिन हर्बल दवाओं से वो डायबिटीज का इलाज करा रही थी, उस दवाओं से उन्हें बड़ी पॉइजनिंग हो गई। तो आज शाम 6 बजे हम इसी पर करेंगे चर्चा, करेंगे बातचीत की हर्बल का लेवल, फ्रॉड का दलदल। डॉक्टर संजीव गुलाटी साहब होंगे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी फोर्टिस हॉस्पिटल, डॉक्टर मोनिका बी सूद, सीईओ नवजीवन, और डॉक्टर गौतम भंसाली, सीनियर फिजिशियन, बॉम्बे हॉस्पिटल। इन 3 दिग्गज डॉक्टर्स के साथ करेंगे चर्चा कि हर्बल प्रोडक्ट्स को लेकर कितनी है सावधानी जरूरी।
आज का शो उन अभिभावकों के लिए है जिनके बच्चे अगले साल या तो नर्सरी में एडमिशन लेने को तैयार है या फिर हायर एजुकेशन के लिए किसी बढ़िया यूनिवर्सिटी की तलाश में, यानी कि पढ़ाई के लिए आज से अच्छे स्कूल या कॉलेज में एडमिशन करवाना हर बच्चे का और हर माँ बाप का सपना होता है। पर बढ़ती फीस अक्सर टेंशन बढ़ा देती है, क्योंकि सिर्फ एजुकेशन इन्फ्लेशन ही हर साल 11-12% की दर से बढ़ रहा है। आज हम कराएंगे आपके बच्चे की पढ़ाई की इन्फ्लेशन प्रूफ प्लानिंग। जी आपने सही सुना, महंगाई से आपका बच्चे की पढ़ाई पर असर कैसे ना पड़े, इसकी तैयारी होगी। हमारा शो है आज फीस का बोझ कैसे कम करें। मनी गुरु में शाम 6:30 बजे देखिएगा हेमंत रुस्तगी साहब और पूनम रुंगटा जी के साथ आज का ये विशेष शो। रात के 8 बजे की प्राइम टाइम बुलेटिन। इंडिया 360 डिग्री। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका को क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच से लगा है बड़ा झटका और दुनिया भर के मार्केट्स में कमजोरी का माहौल। लेकिन अमेरिका की सॉवरेन डेट रेटिंग AAA से घटकर AA+ होने की कहानी क्या है, आगे क्या गुल खिलाएगी, ग्लोबल संकेत जो कमजोर है उनके दम पर भारतीय बाजारों पर आगे क्या एक्शन होगा, मार्केट इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा, इन सारे सवालों के मिलेंगे जवाब फिच से आउच तक। देखो टाइटल देखो, फिच से आउच तक। हाँ, ओके। ये आउच अमेरिका का है जिसका थोड़ा थोड़ा आवाज हम तक भी पहुंचा है, थोड़े झटके हमें भी लगे। कितने लगे? डबल सेंचुरी मार्कर बंद हुआ है 207 पॉइंट नीचे, निफ्टी 19,526 पर, बिल्कुल कंफ्यूजन वाली जगह पर, और एकदम 44,995 यानी 45,000 पर बैंक निफ्टी। यानी कि अब आज रात भर आप सोचते रहे कि मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था कि नहीं हुआ था, हुआ था कि क्लोजिंग बेसिस पे, इसका जवाब कल मिलेगा। फिलहाल 675 अंकों के नुकसान के साथ सेंसेक्स और 600 अंकों के नुकसान के साथ बैंक निफ्टी ने की है समाप्ति। विदा लेने का वक्त। सभी एक्सपर्ट्स का करेंगे धन्यवाद। कौन कौन है जो अभी तक नहीं गए हैं वो बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, पावर हाउस। मेरे को तो लगता है सुमित जी धन्यवाद के लिए रुकते हैं, धन्यवाद में जो उन्हें आनंद आता है ना लेने में। सुमित जी बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन जी, बंसल जी, कुणाल जी, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और सुमित जी को आगे चल के जो चुनाव लड़ना है उसकी प्रैक्टिस भी इनकी रोज हो जाती है। धन्यवाद के सामने उन्हें पता है जब इलेक्शन लड़ेंगे, अभी तो दिन में 2 ही बार करना पड़ता है, तब तो फिर पूरा दिन 2 मिनट में हाथ जोड़ने पड़ेंगे। तो उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। हिमांशु गुप्ता साहब, आशु सर और साथ ही साथ जय ठक्कर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आशु सर भी आज का पूरा पैकेज देखने के बाद फिर से विचार करेंगे अगले हफ्ते के अपने कार्य। बिल्कुल।